चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और हाइप भी कर देना क्योंकि वीडियो की पूरी रीच ही खराब हो गई है। तो कहानी की शुरुआत टावर के फ्लोर 8 से होती है, जहां पर कियोजो जो कि ब्लू आइज का गिल्ड मास्टर है और उसके अगर रैंक की बात की जाए तो वो टॉप 6 में आता है। वो अपने लोगों को फ्लोर 8 को फिनिश करने के सपने दिखा रहा था कि इस फ्लोर 8 को फिनिश करने के बाद आगे जो भी दिखेगा तो वो आज तक इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा, और अगर वो फील करे तो आज का दिन उनका दिन हो सकता है। इस फ्लोर 8 की मिस्ट्री जिसको आज तक कोई भी रैंकर जान नहीं पाया, तो वो उनकी रेड इसको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर देगी। कियोजो के हिसाब से उनके गिल्ड ने ये जो अनप्रेडिक्टेबल स्टेप लिया है, तो अगर वो इनको अचीव कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में उनके गिल्ड का नाम होगा, और अगर वो इस फ्लोर को कंप्लीट नहीं करते तो बाकी गिल्ड्स की तरह उनमें कुछ स्पेशल भी नहीं रहेगा। तभी अपने लोगों के भीड़ में उसको सामने से अपना कैप्टन नजर आता है। उसे देखकर कियोजो बोलता है, देखो हमसे मिलने कौन आया है। माफ करना, फ्रैंक होना मेरी आदत है। मगर उनके लीडर के साथ साथ बाकी जितने भी ब्लू आइज गिल्ड के टॉप रैंकर्स थे तो वो भी उनके साथ आ चुके थे। ब्लू आइज गिल्ड का सबसे टॉप रैंकर जिसका नाम नारुकामी सुबारू होता है, तो वो आज इस गिल्ड को लीड करेगा ताकि वो इस फ्लोर 8 को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर दे। तभी अचानक से जैसे ही नारुकामी सुबारू आता है तो मान लो पूरी इंटेंसिटी ही खत्म हो जाती है, और स्माइल पास करता हुआ कियोजो सुबारू को बुलाता है। मगर रिस्पॉन्स में सुबारू कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, मुझे कुछ ज्यादा टाइम लग गया। अरे कैप्टन, आप क्या बात कर रहे हो? आप तो सबसे यहाँ पर पहले आ पहुंचे हो, जो कि बाकी गिल्ड मास्टर तो कभी भी नहीं करेंगे। अब इस रेड का कैप्टन होने के नाते उसको एक स्पीच भी तो देनी पड़ेगी ना। मगर उससे पहले सुबारू नोटिस करता है कि मार्शल आर्ट्स के क्लैन के लोग भी आज इस रेड में उसे दिख रहे हैं, जिस पर कियोजो सुबारू को समझाता है, वेल अगर मार्शल आर्ट्स क्लैन ही हमारे इस रेड को ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर कौन ही करेगा, और वैसे भी आपका नाम तो इन लोगों के लिए काफी है। द वन एंड ओनली नारुकामी सुबारू अगर इस फ्लोर 8 की रेड का लीडर होगा तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा। मगर फिक्र मत करिए कैप्टन, ये बस फाइट के बाद जो भी चीजें बचेंगी तो उसको बस अपने साथ लेकर चले जाएंगे। फिक्र नोट, ये हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेंगे। तो कियोजो की बात को सुनकर सुबारू को कुछ याद आ जाता है, और कियोजो से वो कहता है, ओ अगर इनका काम है सिर्फ स्क्रैप्स उठाना तो स्क्रैप से मुझे कुछ याद आया मेरे दोस्त, रुको, हाँ ये पकड़ो, ये मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। तो जो चीज सुबारू कियोजो को देता है वो कोई आम सा पेंडेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें आर्कएंजल की ब्लेसिंग्स होती है। उस आर्टिफैक्ट का रैंक लेजेंडरी होता है, जिसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसको पहनने वाला अगर एक बार ही मरता है तो वो दोबारा से उसे एक बार और जिंदा कर सकती है, जो कि देखकर कियोजो सुबारू की ओर बड़ी ही हैरानियत से देखा, और सुबारू उसके रिएक्शन से ही समझ गया। मगर काम डाउन करते हुए वो उससे कहता है, फिक्र मत करो, ये मैं तुम्हें उधार पर दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इस फ्लोर को वाकई में क्लियर करना चाहता हूँ। तो रेड स्मूथली जाए तो इसको एक उधार का पेंडेंट ही समझ लो, और ये मेरा एक गिफ्ट भी है। मगर कैप्टन, मुझसे ज्यादा तो इसको आपको लेना चाहिए, आप ही इस पेंडेंट के असली हकदार है। इस तरह चीज आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं? तो रिस्पॉन्स में सुबारू उससे कहता है, थोड़ा सा रुको, तुमने मेरी पूरी बात सुनी क्यों नहीं? वैसे इस बात को छोड़ो, इस रेड के खत्म होने के बाद दोबारा ब्लू आइज में आने का तुम्हारा इरादा नहीं है क्या? अगर तुम दोबारा हमें ज्वाइन कर लेते हो तो ये उधार का पेंडेंट तुम मुझे वापस भी दे सकते हो। जो कि सुनकर कियोजो एक स्माइल पास करता है। हमें पता चला कि कियोजो उनके ग्रुप को छोड़ चुका था, लेकिन अब तक उनका लीडर जो है वो उसकी इतनी चिंता करता है। मगर सुबारू इस पेंडेंट को देखकर उस पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, तो वो कहने लगा, वैसे अगर तुम वापस आते भी नहीं हो तो तुम इस पेंडेंट को रख सकते हो, मगर याद रखना मैं इसको तब तक वापस नहीं लूंगा जब तक तुम हमारे ग्रुप में वापस नहीं आते। तो अगर तुम्हारे वापस आने का कोई प्लान नहीं है तो इसको हमेशा के लिए रख लो। जो ही सुबारू अपनी बात को खत्म करता है तो पीछे से उनको प्रेजेंस फील होती है, वो भी इस फ्लोर के बॉस की। सुबारू और कियोजो के हिसाब से बॉस तो उनसे भी ज्यादा उतावला है, वो भी इस फाइट को लेकर, इसलिए पहले के मुकाबले में वो कुछ जल्दी ही बाहर आ रहा है। जो ही फ्लोर 8 का गार्डियन बाहर निकला तो पीछे लोगों में खलबली मच गई, और कियोजो आर्मी से कहता है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ, फ्लोर का गार्डियन बाहर आ गया है। ये जो जीव आप अपने सामने देख रहे हो तो ये है वेनम ड्रैगन हाइड्रा, ये इस फ्लोर 8 का बॉस है। जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन बना लो। फॉर्मेशन तो बन जाएगी, लेकिन जब सुबारू उस ड्रैगन हाइड्रा की ओर देखता है तो वो उससे कहने लगा, हमेशा हमेशा की तरह तुम बदसूरत ही दिखोगे, तुम कभी भी नहीं बदलोगे। तुम्हारी बदसूरत शक्ल को देखकर मुझ पे तुम्हें मारने की गुदगुदी आती है, मगर फिक्र मत करना, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े होंगे। ड्रैगन भी जब सुबारू को नोटिस करता है तो अपने मेन अटैक से ही शुरू करता है, जो कि देखकर कियोजो अपनी आर्मी से कहता है, ड्रैगन को इस फाइट को खत्म करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, सभी लोग संभल कर, ये इस ड्रैगन का मेन अटैक है। मगर सुबारू कियोजो से कहता है, अरे टेंशन मत ले, जिस पर कियोजो कहता है, मगर ये इस ड्रैगन का मेन अटैक है। तो सुबारू कहने लगा, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। और जो ही वेनम ड्रैगन हाइड्रा अपने मुंह से ब्लास्ट फेंकता है तो एक ही स्लैश के साथ वो उसके वार को काट देता है। सुबारू के इस तरह पावर को हमेशा की तरह देखकर कियोजो सुबारू की ओर देखकर कहने लगा, तुम कभी भी नहीं बदलोगे बॉस। और बाकी के जितने भी टॉप 10 रैंकर्स हैं तो वो सुबारू के अटैक को देखकर उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं कि वो कितना ऑसम है और उसकी ट्रेनिंग हमेशा ही रंग लाती है। तो उसी भीड़ में से एक रैंकर कहता है, शिट यार, मैं हमेशा हमेशा ही लेट होता हूँ। सुबारू अगेन तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया यार। जिसके बाद ब्लू आइज की एक मेंबर सुबारू से पूछने लगी, कुछ देर पहले तुमने कियोजो को कुछ दिया था, वो क्या था? फिक्र मत करो बहन, वो तुम्हारी सोचने की कोई बात नहीं है, खुद ही लग पता जाएगा कि मैंने उसे क्या तोहफा दिया है। मगर सबसे बढ़कर बात, क्या तुम सब मेरी तरह रेडी हो भी या नहीं? क्योंकि आज हम इस ओवरसाइज लिजर्ड को मार डालेंगे। तो सब मेंबर्स अपनी फॉर्मेशन में आ जाओ, क्योंकि इस फ्लोर 8 का श्राप जो कि आज तक
तक कोई भी नहीं उठा पाया तो उसको ब्लू आइज गिल्ड के मेंबर ही उठाएंगे और इसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस सब नजारे को पीछे से कियोजो देख रहा था। वो कहने लगा कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी हो रहे हो, और पीछे अपने बंदों से कहता है बाकी के लोग रेडी है या नहीं। तो दो बंदे हमें दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि सीक्रेट सोल्जर्स भी रेडी हो चुके हैं, बस ऑर्डर देने की बारी है। और ये जानने के बाद कि सब कुछ ठीक ठाक है और प्लान के हिसाब से चल रहा है तो कियोजो वन लास्ट टाइम ब्लू आइज गिल्ड की एक मेंबर की ओर देखता है, और उसके बाद जो भी होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। मगर उससे पहले ड्रैगन के साथ जब ब्लू आइज के सारे मेंबर्स लड़ रहे थे तो उनमें से एक लड़की जिसका अभी तक नाम रिवील नहीं किया गया, तो उसका मेन वेपन डैगर होता है। वो तो उस ड्रैगन का सिर काटने के लिए सीधा हल्ला बोल देती है, जिस पर पीछे दूसरा एक ब्लू आइज का मेंबर जिसकी मेन पावर आइस है, तो वो उससे कहने लगा कि वो कभी भी नहीं सुधरेगी, वो अटैक करने से पहले बताती क्यों नहीं। तो वो लड़की उससे कहती है कि इतने सालों तक वो एक ही टीम में है मगर आज तक वो उसे समझ ही नहीं पाए, ये कितने दुख की बात है। और ये कहकर वो उस ड्रैगन पर हमला कर देती है, जिस पर उसका मेंबर कहता है सालों से तो हम फाइट करते आ रहे हैं मगर तुम्हारी बदतमीजी अब तक नहीं गई, खुद को मेन प्रोटैगनिस्ट मत समझना वरना मारी जाओगी। जिसके बाद हम एक और ब्लू आइज के मेंबर से मिलते हैं जिसका मेन वेपन स्वॉर्ड है, और वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो एक कंपटीशन रखते हैं कि कौन इस ड्रैगन को ज्यादा डैमेज दे पाएगा। तो उसका दोस्त जिसका नाम तोशिया होता है वो अपने दोस्त से बोला कि जो भी हारेगा तो उसको रात का खाना खिलाना पड़ेगा तब ही शुरू करेंगे। जिसके बाद दो और मेंबर से हम मिलते हैं, उन्होंने तो ड्रैगन का सिर ही काट दिया था। वो लड़की जिसकी ओर कियोजो देखता है तो उसका नाम चीनो था। उसका मेंबर सॉरी तो कहता है लेकिन आखिर किस लिए। तो वो चीनो से हमें पता चलता है कि वो कुछ ज्यादा ही रेकलेस होकर चीनो पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है कि वो उसे प्रोटेक्शन देगी। मगर खैर चीनो कहती है कि भरोसा करने के लिए थैंक यू, अब जाओ लड़ो। और चीनो दोबारा से अपने काम जो कि डिफेंस होता है उस पर लग जाती है। तो अब जो डरता वही हुआ। चीनो के पीछे कियोजो आता है और कियोजो पीछे आते ही चीनो के कान में कहता है मेरी प्यारी चीनो क्या तुम इसे भी डिफेंड कर सकती हो क्या। इससे पहले चीनो कुछ समझ पाती तो उससे पहले ही कियोजो उसकी फील्डिंग सेट कर देता है। कियोजो की स्वॉर्ड चीनो के छाती के आर पार थी और कियोजो बिना रहम दिखाए उसे कहता है ये होता है अंजाम उन लोगों का जो कि ज्यादा घमंड दिखाते हैं। चीनो मरने से पहले आखिरी बार सुबारू को चिल्लाकर पुकारती है। जब सुबारू की नजर चीनो पर गई तो चीनो के पीछे कियोजो खड़ा हुआ था जो कि एक इविल स्माइल पास करता है। ये देखकर सुबारू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया मगर कियोजो उसको टॉन्ट देता हुआ कहता है फाइटिंग पर फोकस करो बॉस, ये वक्त यहाँ वहाँ देखने का बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखते हुए सुबारू कियोजो से आखिरी बार पूछता है कियोजो आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। और उसके पीछे वही ड्रैगन सुबारू पर हमला करने के लिए आता है। जिसके बाद हमें इस टावर के बारे में बताया जाता है कि एक दिन अचानक से ही ये टावर अपीयर हुआ। टावर के अपीयर होते ही एक मैसेज सभी प्लेयर के पास गया जिसको पहले तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, लेकिन उस मैसेज ने उन सभी लोगों को एक प्लेयर बनने का मौका दिया और उनकी जिंदगी बदलने का भी। मगर इस टावर का काम सिर्फ हम लोगों का चढ़ना नहीं था बल्कि इस टावर ने बहुत सारी डायमेंशंस को कनेक्ट कर दिया था। दुनिया के अलावा बाकी की जितने भी यूनिवर्स थे तो वो टावर को चढ़ने के लिए उतावले थे। सभी लोगों को यही जानना था कि टावर के टॉप पर उनको क्या देखने को मिलेगा। कुछ रूमर्स तो ये भी फैल गए थे कि जो भी टावर को चढ़ेगा तो उसको इमोर्टैलिटी के साथ साथ बहुत ज्यादा शोहरत भी देखने को मिलेगी जो कि सिर्फ एक बंदे को मिलेगी। ये दिखने में ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ टावर को चढ़ेंगे मगर जैसे टावर का रूल है कि रिवॉर्ड्स मिलेंगे सिर्फ एक बंदे को, तो सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे। ज्यादा वक्त नहीं लगा कि धोखाधड़ी टावर में फैल गई और इंसान जो कि सिर्फ मॉन्स्टर से ही बहुत टाइम तक चौकन्ने रहते थे तो उनको खुद अपनी ही प्रजाति से भी चौकन्ना रहना पड़ा। कोई भी भेड़ के खाल में भेड़िया निकल कर आ सकता है जो कि आपको मौत के घाटी उतार देगा। और सबसे वियर्ड बात ये होगी कि मरते वक्त किसी किस्म की इंसानियत भी उसके चेहरे पर देखने को नहीं मिलेगी। ये टावर जितना ज्यादा फैसिनेटिंग है तो ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। और बस टावर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको मारता है, उसका काम है बस प्लेयर्स को टावर को क्लाइम करना और फिनिश करने का मैसेज पहुंचाने का काम है। जिसके बाद सीन जब दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो उसी फ्लोर 8 में हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को ये लोग मार चुके थे मगर जितने भी रैंकर्स वहां पर मौजूद थे तो उनको भी बेरहमी से मारा गया। वो भी ड्रैगन ने नहीं बल्कि अपने लोगों ने ही। और अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सुबारू भी मरने की कगार पर था। वो अपनी आखिरी सांसों में अपने लोगों से कहता है कि बेवकूफो उस वक्त मैंने कहा ही था कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ लेकिन तुम सुनने को राजी ही नहीं थे। इसके अलावा ड्रैगन को लेकर एक रूमर भी फैला हुआ था कि इस ड्रैगन को कोई भी नहीं हरा सकता। मगर ड्रैगन को आज सुबारू की टीम ने पूरी तरह से खत्म तो कर दिया है मगर साथ में वो भी खत्म होने वाले हैं। वो भी ड्रैगन के कारण नहीं बल्कि अपने लोगों के कारण। सुबारू उदास होता हुआ अपने लोगों की ओर देखकर कहता है कि ये मेरे दिए हुए ऑर्डर में से तो बिल्कुल भी नहीं था कि मुझसे तुम पहले मर जाओ। बेवकूफो तुम लोगों को कितना समझाया है कि जब मैं एक ऑर्डर देता हूँ तो तुम भागते क्यों नहीं हो। जिसके बाद हमें पता चला कि सुबारू के बॉडी में पॉइजन है, एक ऐसा एबनॉर्मल पॉइजन जिसको उसकी एबिलिटीज डिटेक्ट नहीं कर पा रही। इस वजह से वो खुद को हील नहीं कर पा रहा और अब इस सारे नजारे के बाद वो वापस जाना भी नहीं चाहता क्योंकि जब सुबारू बाहर निकल कर जाएगा और लोग उसे देखेंगे तो सभी लोग उसके टीम से ज्यादा इस बात का जश्न मनाएंगे कि सुबारू से यही उम्मीद थी जो कि उसे सुनने में बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर शायद वो आज बाहर खुद भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि कियोजो उसके सामने खड़ा था, वो भी अपने बंदों के साथ। सुबारू अपने मेंबर कियोजो से बोलता है कियोजो आखिर ये सब कुछ करने का तुम्हारा रीजन क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मगर वो बस मुस्कुराता है और यही बात सुबारू को चिल्लाने पर मजबूर करती है। वो भी अपने लाइन को रिपीट करने पर कियोजो सुबारू के पास नजदीक आकर बोलता है कि आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन पूरे 10 सालों
में किसी को भी ये पता नहीं था कि सुबारू को कैसे हराया जाएगा, मगर आज कियोजो ये देख कर के सुबारू अब नहीं बचने वाला तो उसको एक रिलीफ फील होता है। जो काम वो लोग नहीं कर पाए तो उसको आज कियोजो कर पाया। ये ड्रैगन से बढ़कर उसके लिए अचीवमेंट थी, क्योंकि उसका मेन गोल इस रेड में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुबारू को मारना था। कियोजो सुबारू से बोलता है कि अगर वो चारा खुद नहीं बनता तो उसकी टीम मजा ही बिगाड़ देती। इसके बाद वो एक अजीब सी बात बोलता है। कियोजो के हिसाब से जब भी सुबारू उस पर तरस खाता है तो ये उसके लिए बड़ा ही हार्ड मोमेंट होता है। वो घर जाकर खुद को कोसता है कि सुबारू ने आज फिर उस पर तरस खाया और खुद को काम डाउन करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो भी खुद को टॉर्चर करना। तो जब भी सुबारू ने उसको तोहफे के तौर पर कुछ दिया तो वो उसके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं था, और इस सब टॉर्चर के बाद उसने दुनिया को चुना, वो भी अपने दोस्त से बढ़कर। इसलिए तो आज उसकी ये हालत हो गई है। तो रिस्पॉन्स में सुबारू कहता है कि क्या यही सब कुछ था? तो कियोजो उठकर मुस्कुराते हुए बोलता है, वेल ये बड़ी ही दुख की बात है कि तुम्हें इस तरह मरते हुए मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ, मगर देखा जाए तो तुम्हें इस तरह हालत में देखकर ये सबसे पहला नजारा है क्योंकि मैं इतने करीब से देख रहा हूँ। मैं फाइनली देख पाऊंगा सुबारू जो कि वन एंड ओनली सबसे टॉप रैंकर है, वो इस हालत में मरेगा। और वापस जाते हुए वो सुबारू से ये भी कहता है कि जो उसका दिया हुआ पेंडेंट है तो उसको वापस करने का अब कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि ब्लू आइज में वो उसको इनवाइट कर रहा था, और अब जबकि ब्लू आइज ही नहीं रही तो पेंडेंट वो किस ब्लू आइज टीम के मेंबर को दे दे, वो जो कि उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। कियोजो टोंट पे टोंट मारते ही जा रहा था, वो टोंट पे टोंट मारते ही जा रहा था। कियोजो कहता है कि इतना लटकाए हुए मुंह से मुझे मत देखो, और तुम्हें तो किसी बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग है कि तुम मरते हुए भी उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं होगे, तो तुम्हारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। मगर खैर वक्त के साथ साथ सभी लोग भूल जाएंगे कि ब्लू आइज भी कभी एक गिल्ड हुआ करता था और सुबारू उनका टीम द वन एंड ओनली टॉप रैंकर हुआ करता था। इन सारी बातों को सुनकर सुबारू उससे कहता है, तुम्हारी बातें हमेशा हमेशा के लिए बच्चे की तरह ही रहेंगी, तुम ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे बच्चे की तरह हो, जिससे मैंने उसका सपना छीन लिया, और आखिर में तुम वही कहोगे जो कि तुम कहना चाहते हो। मगर खैर अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट होगी, मगर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं हूँ। ये कहते हुए सुबारू अपने स्किल्स को एक्टिव करता है और वो धीरे धीरे होकर खड़ा होने लगा। अपने मन ही मन में उसे ये तो अच्छे तरह से पता था कि वो उन सबको हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन इतनी आराम की मौत मरना ये उसका स्टाइल नहीं है। जब कियोजो की नजर सुबारू पर गई तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आखिर यह बंदा आराम से मरता क्यों नहीं है। और जब ठीक उसके हाथ में उसका वेपन भी देखा तो उसके तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि जो वेपन सुबारू ने बाहर निकाला है तो उसके रेडार में जो भी आएगा तो एक हवा का झोंका उसे 10 किलोमीटर दूर फेंक देगा। और ये वो सब कुछ इसलिए ही कर रहा है क्योंकि ब्लू आइज के कुछ मेंबर अब तक जिंदा थे, जिनको वो कियोजो से दूर रखना चाहता है। उसके वेपन को कियोजो नोटिस कर लेता है क्योंकि वो उसके बारे में जानता है, और वो चिल्लाकर बोला कि क्या अब तक ये चीज काम कर रही है? तो सुबारू कहता है कि सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो कि बहुत सीक्रेट्स रखता है, और मैं आखिर तुम्हें क्यों बताऊं। और इस वेपन के सिर्फ 4 शॉट्स रह चुके थे और ब्लू आइज के अलाइव मेंबर्स सिर्फ 4 हैं। खुद को तो नहीं, लेकिन अगर वो उनको बचा सकता है तो वो जरूर करेगा, क्योंकि उनकी ये हालत सुबारू की वजह से ही हुई है। उसने हवा का झोंका लगाया और ब्लू आइज के चारों मेंबर उड़ते हुए 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए तैयार हो गए। कियोजो अपने लोगों से कहता है कि किसी को भी जिंदा मत जाने देना। उनके चेहरों पर घबराहट सी दिखाई दे रही थी और वो अपने जगह से हिल नहीं पा रहे थे, और ये सब कुछ सुबारू कर रहा था। उसकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की नजर सुबारू पर पड़ रही थी, और वो उन सब लोगों से कहता है, कियोजो के साथ होकर तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मुझ पर हमला करोगे और तुम सब लोग यहाँ से जा भी पाओगे? इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है। एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा सुबारू पर गिरती है, जो कि उसकी अपनी ही थी। सिस्टम उसे बार बार बता रहा था कि हाई फटीग यूज करने पर उसकी मौत हो सकती है, मगर सुबारू को क्या, वो तो अपना वेपन निकाल कर सीधा उन लोगों को धमकी देने लगा कि तुम लोगों के दिमाग में जो भी रिजल्ट्स थे तो उनको मैं वैसा तो होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो भी रिजल्ट होगा तो वो मेरे हिसाब से होगा, और अब मेरे परमिशन के बगैर कोई भी यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। क्या तुम लोगों को कान खोलकर ये बात समझ में आ रही है? उसके चेहरे को देखकर सारे लोग डरने लगे, मगर उनको पता था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो फाइट करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं। तभी लोग हल्ला बोल देते हैं कि या तो हार है या तो फिर पार है, और एक ही स्लैश के साथ सुबारू कुछ आते हुए चंद लोगों को बिल्कुल सब्जियों की तरह काटता है। एक बंदा पीछे से स्नीक अटैक करता है और सुबारू उससे बोला, मुझे क्या अनाड़ी समझते हो? और स्पेयर निकाल कर उसके तो ऑर्गन्स की धज्जियां उड़ा देता है। जो हालत सुबारू की थी तो ये लोग उसे हरा नहीं पाएंगे, मगर सिचुएशन बदल सकती है अगर कियोजो उस पर हमला कर देता है। अपने फटीग से ज्यादा कियोजो उसके लिए सबसे बड़ा मसला है, और अब तक जो उसका फटीग पहुंचा था तो वो 97% पर था। इस चीज के बढ़ने के कारण उसकी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। यहाँ तक कि जो स्मॉल फ्राइज थे जिसको वो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा था, तो वो भी अब अटैक लैंड कर पा रहे थे। और देखते ही देखते उनमें से एक बंदा अपनी स्पीयर सुबारू के आर पार कर देता है, और वो इतना खुशी से झूम उठता है कि उसने कर दिखाया। सबसे टॉप रैंकर को उसने खुद अपने हाथों से मार डाला। तो उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सुबारू उससे कहता है कि खुशी मनाने के लिए तुम्हें जिंदा तो रहना होगा ना, जो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और अगेन एक बड़ी ही लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, और आसपास जितने भी लोग होते हैं तो वो उस लाइटनिंग स्ट्राइक से बिल्कुल फ्राई हो जाते हैं और मारे जाते हैं। सभी लोग सुबारू की ओर देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे, क्योंकि उनको बाकी लोगों की तरह नहीं मरना। क्या पता ये दोबारा उठकर इन लोगों की तरह उनका भी हाल कर दे, तो कोई भी करीब जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच जो उसका फटीग होता है तो वो 100% पर पहुंच जाता है। उसकी हालत को कियोजो देखकर समझ गया कि अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा, और अपने मन ही मन वो कहने लगा, बड़ी ही अफसोस की बात है सुबारू कि तुम्हारा एरा इस तरह खत्म हो रहा है। मगर ये कियोजो की गलतफहमी थी। कियोजो जो चाहता है तो सुबारू उस तरह बिल्कुल भी नहीं होने देगा, और लास्ट में जो उसकी बची कुछ पावर है तो उससे वो कियोजो की ओर एक स्पीयर बड़ी ही जोर से फेंकता है। कियोजो जो कि उस आर्केड
डार्क एंजल के पेंडेंट की ओर देख रहा था तो उस अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसको फील ही नहीं कर पाया और वो ठीक उसके सामने आ जाती है, जो कि देखकर कियोजो बोलता है कि इम्पॉसिबल, इसमें अब भी इतनी पावर बची है, मैं जो चाहूंगा तो सुबारू कभी भी उस तरह नहीं होने देगा, ये साला मर क्यों नहीं जाता। और मरते वक्त सुबारू अपने मन ही मन कहता है कि प्लान तुम्हारा होगा लेकिन आखिर में मैं ही जीतूंगा, और जैसे तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो तो उस तरह मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगा, यही मेरे लिए जीत है। मगर अब भी वो खुद को एक वॉइड में पाता है और वो कोसता है खुद को कि वो एक कियोजो जैसे बंदे पर विश्वास कर बैठा। हालांकि उसका लास्ट हिट वो श्योर था कि कियोजो को लग चुका है, तो वो इस वॉइड में खुद को पाकर सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या अब से सिर्फ यही उसकी जिंदगी होगी। मगर धीरे धीरे करके उसको बड़ी ही बदबू फील होती है। वो कहता है कि आखिर ये कौन सी स्मेल है, मगर अपने ही दोहराए हुए लाइन पर जब वो गौर करता है तो उसको हैरानियत होती है कि अब तक वो बदबू को सूंघ कैसे सकता है। तो अगले ही पल वो रिग्रेस्ट होकर कचरे के डब्बे से निकलता है और स्टैट विंडो खोलकर वो होसोई सुबारू नामी के बंदे के बॉडी में आ चुका था, और उसके स्टैट को देखकर वो कहता है कि ये कितने घटिया हैं। जिसके बाद उसके दिमाग में एक करंट सा आता है और उसे मालूम हुआ कि नाकामुरा सुबारू को मरते हुए अब 20 साल हो चुके हैं, कोई भी उसकी जगह नहीं ले पाया, और नेक्स्ट रैंकर उसके जैसा कौन बाहर निकल कर आएगा तो दुनिया उसी के ही वेट में है। चौंक कर वो जब कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है, और गिरते ही वो अपने सामने एक प्लेयर टैब को देखता है। प्लेयर टैब को उठाते ही वो दोबारा से ब्लू आइज के बारे में सर्च करता है, जो कि उसकी पुरानी टीम थी। तो वो अपनी टीम के बारे में तो कुछ नहीं पता लगा पाता, लेकिन उसे ये जरूर पता चल जाता है कि अब तक ब्लू आइज नामी एक गिल्ड है, और जो उसका गिल्ड मास्टर है तो वो कियोजो है, जो कि अब तक जिंदा है, लेकिन उसकी आंख पर एक मास्क सा लगा हुआ था, जो कि इस बात का अंदेशा देता है कि लास्ट अटैक सुबारू का वो उसकी वजह से मारा नहीं गया। जिसके बाद हम एक पास्ट का नजारा देखते हैं जहां पर सुबारू और कियोजो बैठे हुए थे। कियोजो एक दिन सुबारू से कहता है कि वो ब्लू आइज को छोड़ना चाहता है। वो रीजन सुबारू को तो बताता नहीं, लेकिन ये कहता है कि इवेंचुअली उसे पता लग जाएगा, बस बाकी लोगों को वो फेस नहीं कर सकता, तो सुबारू सब लोगों को बताए कि ब्लू आइज का अब कियोजो के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मगर खैर एक दोस्त होने के नाते कियोजो उससे कहता है कि जब भी वो वापस लौट कर आएगा तो वो अपना गिल्ड बनाएगा, वो भी एक ब्लू जोन नाम से। कुछ टाइम के बाद ब्लू जोन बन भी गई और कियोजो जब वापस आया तो उसने सुबारू को मार डाला, वो भी दोस्ती का इस्तेमाल करके। अब प्रेजेंट वाला जो सुबारू होता है, तो जब उसे पता चला कि 20 सालों तक अब तक ब्लू जोन जो कि कियोजो का गिल्ड है वो अब तक फ्लोर 9 पर है, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि उसको मारने के बावजूद भी अब तक 20 सालों में वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। और मजीद रिसर्च करने पर उसे मालूम हुआ कि उनका एक मेमोरियल हॉल भी बना हुआ है। जब अगले सीन में सुबारू अपने मेमोरियल हॉल पर जाता है तो वो बहुत ज्यादा फैंसी था। अंदर गया तो उसकी मेमोरीज सब कुछ उससे रिलेटेड पड़ा हुआ था। अब इस बारे में अगर वो सोचे तो ये कौन कर सकता है, जब ब्लू आइज ही नहीं रही तो ये हॉल बनाने की जरूरत आखिर करी किसने। यही चीज उसको कंफ्यूज कर ही रही थी कि एक होलोग्राफिक कियोजो की बातें उसको सुनाई देती है, जो कि सुबारू का बड़ा चढ़ाकर एक स्पीच दे रहा था। होलोग्राफिक कियोजो की ये लाइन सुनकर सुबारू को बड़ी गुस्सा आया कि वो कहता है कि ब्लू आइज नहीं रही तो क्या हुआ, ब्लू जोन है ना, लेकिन मरा हुआ हम तब ही ब्लू आइज को डिक्लेयर करेंगे जब हम उसको भूल जाएंगे। तो ये हाल उनको ना भूलने की वजह से कियोजो ने बनवाया है, जो कि देखकर सुबारू को बड़ी ही इंटेंसली गुस्सा आया। उसका खून उबल रहा था और वो होलोग्राफिक कियोजो की ओर देखकर कहता है कि वो ब्लू आइज को दोबारा वापस लेकर आएगा और जो स्टोरी जो लेगेसी उसने बनाई है दोबारा से वो दोहराएगा और ब्लू जोन को वो मिट्टी में मिला देगा। बस कियोजो वेट करे। और अब जबकि सुबारू ने यह ठान लिया है कि वो ब्लू जोन को और कियोजो को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा, तो अब सोचने की बात यह है कि वो पहला स्टेप क्या ले। तभी जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था तो एक छोटा सा बच्चा आकर उसके साथ टकराता है और वो गिर जाता है। जब सुबारू उसे उठाते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो उसको बड़ी ही हैरानियत होती है कि उस छोटे बच्चे ने सुबारू के मास्क को पहना हुआ था। तभी उसी बीच उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। उसका डैड और उसकी जो मॉम होती है वो दोनों सुबारू से सॉरी बोलते हैं कि उनके बच्चे की वजह से ज्यादा चोट तो उसे नहीं लगी। तो सुबारू भी ज्यादा नाटक नहीं करता और वो कहता है कि ये एक लाइट बम था तो कोई नहीं। मगर सरप्राइज की बात कि उन्होंने भी अपने बच्चे की तरह सुबारू का मास्क पहना हुआ था। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी कि इन दोनों ने भी पहना है। जब वो आसपास देखता है तो वो अपनी आंखें मलने लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे तो उन्होंने सुबारू का मास्क पहना हुआ था। और सुबारू इस मंजर को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वेल, इस चीज को समझने के लिए जब सीन पास्ट पर गया, जब कियोजो सुबारू को मार रहा था, तो जाने से पहले कियोजो ने उसे ये जरूर कहा था कि लटके हुए मुंह से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो एक विन एंड विन सिचुएशन में है कि अगर वो मारा भी जाएगा तो वो कुछ मेजोरिटी लोगों के लिए एक हीरो ही रहेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो यही लोग हैं जिसके बारे में कियोजो बात कर रहा था। प्रेजेंट का सुबारू कियोजो की अब बात समझ लेता है कि आखिर वो उस वक्त क्या कहना चाहता था, मगर ये सब कुछ करने के पीछे उसके इंटेंशन क्या है, तो ये सुबारू को अब पता लगाना होगा। तभी प्रेजेंट का सुबारू पास्ट सुबारू के पिक्चर के सामने आ जाता है। वो अकेला नहीं था और बहुत सारे लोग उसके पिक्चर के सामने खड़े हुए थे। किसी ने फूल रखे थे तो किसी ने कैंडल रखा हुआ था। तो जितना वो अभी के लिए सोच सकता है, तो प्रेजेंट का सुबारू कियोजो की इंटेंशन को लेकर हमें एक बात समझाता है कि शायद वो ये इसलिए कर रहा है ताकि मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रखकर वो जितनी भी अचीवमेंट्स ब्लू आइज ने खुद अकेले अचीव करी हैं तो वो उनको अपने नाम कर ले। लोग उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे कि वो एक ऐसे हीरो की अब तक लोगों को याद दहानी करवा रहा है जो कि वाकई में एक लेजेंड था। इसी बीच सुबारू फूलों में से एक फूल को नोटिस करता है जो कि चमक रहा था। उसकी आंखों से पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो उस फूल के साथ रिश्ता नाता है। वो क्राउड को साइड करते हुए भागता है। लोग डिस्टर्ब तो होते हैं, लेकिन उसके एक्शन को देखकर वो पूछने लगे कि आखिर वो क्या करने की कोशिश करेगा। तो वो उस मेमोरियल के सामने बैठकर उन फूलों में
से उसी फूल को उठाता है जो कि चमक रहा था। उसको उठाकर उसे अपने पुरानी टीम का एक मेंबर याद आता है जिसका नाम आसागिरी शियू होता है। आसागिरी वही बंदा है जो कि आई गेस आइस का इस्तेमाल करता है। तो ये फूल आइस से बनाया हुआ था जो कि उठाते हुए प्रेजेंट के सुबारू को यकीन नहीं आ रहा था कि अब तक शियू जिंदा है। और शियू वाकई में भी जिंदा होता है क्योंकि जब सीन शियू पर गया तो वो एक बिल्डिंग के टॉप पर ब्लू आइस के एक दूसरे मेंबर के साथ खड़ा हुआ था। शियू कहता है कि ये बड़ी ही लक की बात है कि एक और साल उन्होंने कियोजो से छिपते हुए सरवाइव किया है, लेकिन कब तक। तो उसकी टीम मेंबर, अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ चैप्टर्स में इनका नाम रिवील ही नहीं किया, तो वो शियू से कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स दिख रहा है क्योंकि अगर उसे याद ना हो तो वो उसको याद दहानी करवाती है कि कुछ ही दिनों पहले वो ब्लू जोन के रेडार में आ जाते और वो पकड़े जाते, तो वो आखिर इतना रिलैक्स्ड कैसे है। मगर अब वो शियू से कहती है कि आखिर हर बारी हर साल उनको इस तरह खतरा मोल लेने की क्या जरूरत, वो भी एक मेमोरियल पर आने के लिए। वो कहती है कि क्या वो एक ही टाइम पर बहुत सारे फूलों को उनकी जगह पर छोड़कर नहीं आ सकते क्या, ताकि वो सुकून और आराम की जिंदगी गुजारे। तो शियू खुद को रिवील करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या पता, क्योंकि उसका दिल ये हर बारी कहता है कि कहीं ना कहीं सुबारू उसके फूल को जरूर नोटिस करेगा क्योंकि वो उसका फेवरेट फूल जो था। अब वो लड़की शियू से पूछती है कि क्या अब भी उसे लगता है कि वो जिंदा है। तो शियू कहता है कि आज तक 20 सालों में उसने कभी भी उसकी बॉडी नहीं देखी, तो उसकी सिर्फ इसी हंच की वजह से वो लड़की बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती क्योंकि कियोजो हालांकि 20 साल हो चुके हैं लेकिन उनको ढूंढना नहीं छोड़ा और वो वक्त दूर नहीं है कि सुबारू को ढूंढते ढूंढते कियोजो के हाथ वो लग जाएंगे। उनका सुबारू को ढूंढने से पहले वो कियोजो के हाथों में होंगे, जो कि वो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मगर उसके एक्सप्रेशन को देखकर वो लड़की फ्रस्ट्रेट होकर बोली कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। चलो एक रियलिटी चेक देती हूँ, अगर सुबारू जिंदा होता तो 20 सालों तक वो उनको वेट क्यों करवाता, 20 सालों तक कोई क्यों वो हिंट नहीं छोड़ा है। तो शियू कहता है कि शायद वो भी हमारी तरह कियोजो से छुप रहा हो। जिसके बाद शाम का वक्त होता है और हम सुबारू को हांफते हुए देखते हैं। उसको बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था क्योंकि वो भागते भागते एक पुरानी जगह पर आता है और अपने मन ही मन में अब तक उसे शियू के जिंदा रहने की सोच चल रही थी और वो बार बार दोहराता है कि क्या वो सच में जिंदा है। शियू तो होगा क्योंकि ये फूल शियू ने ही छोड़ा है। अगले सीन में हम सुबारू यानी कि प्रेजेंट के सुबारू के रूम पर चलते हैं। उसके रूम पर आकर पास्ट का सुबारू ये कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसके पेरेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं और ये एक ऐसे मकान पर रहता है जिसकी बस सिर्फ छत है, खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, इसलिए ये बंदा कचरे के डब्बे में था। मगर इसके अलावा भी जो प्लेयर टैब था तो उसमें ब्लू आइस के बारे में उसने वो सब कुछ पता लगाया जो कि अब तक इन 20 सालों में जो हुआ है। ब्लू आइस के मेंबर के बारे में भी उन्होंने सर्च करा, मगर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर आता था तो वो सिर्फ ब्लू जोन के लोग और कियोजो ही था। मगर खैर इस फूल को देखकर वो 50% तो श्योर हो चुका है कि उसकी टीम जिंदा होगी, जिनमें से श्योरली शियू तो जिंदा ही है। बाद में सुबारू अपना सिर पकड़कर बोलता है कि 20 सालों तक वो लोग जिंदा थे और बस छुपते ही आ रहे हैं। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा निराश करती है, मगर उनके छिपने का रीजन भी वैलिड था क्योंकि रीजन कियोजो ही है। वो कभी भी उन लोगों को पब्लिकली सामने नहीं आने देगा जो कि सच के बारे में जानते हैं और उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो उनका अब तक पब्लिकली ना आना ये इस बात का अंदेशा देता है कि कियोजो उनको अब तक ही ढूंढ रहा है। अगर सुबारू लास्ट टाइम के बारे में सोचे तो उसे ये पता तो नहीं कि सिर्फ उस झोंके से शियू ही जिंदा बचा है, मगर शियू अगर अब तक सरवाइव किया हुआ है तो इसका मतलब बाकी लोग भी जिंदा ही होंगे, बस उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सुबारू के पास नहीं होती। मगर अभी के लिए वो बेवकूफी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि अपने टीम मेंबर का जिंदा होना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। बस वो उनको अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगा क्योंकि इस बॉडी में अपने ओल्ड टीममेट्स को रीच आउट करना ऐसा है जैसे कि एक सुसाइड करना। उसका कवर बहुत ही जल्दी एक्सपोज हो जाएगा और सबसे बड़ी बात इस बॉडी में पावर बिल्कुल भी नहीं, तो वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। हर एक स्टेप उसे सोच समझ कर लेना होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अब सबसे मेन गोल ये है कि उसे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाना होगा और इस होसोई सुबारू के बॉडी में होकर इसकी मेमोरी से ये बात पता चली है कि 2 दिनों के अंदर अंदर प्लेयर क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा। बस उस टेस्ट में सुबारू इस उम्मीद को लेकर जाएगा कि अगर उनके टीम मेंबर जिंदा होंगे तो वो जरूर वहां पर आएंगे और इवेंचुअली उनके टीम मेंबर से जरूर प्रेजेंट के सुबारू की मुलाकात होगी। जिसके बाद 2 दिन के बाद क्वालिफिकेशन टेस्ट की बारी आती है और उसके हाल पर हम जाते हैं। हॉल में टेस्ट डायरेक्टर जो था वो ह्यूगो था और जिस बंदे का अभी अभी वो टेस्ट लिए हैं तो उसने सिर्फ 2 गॉब्लिन्स को मार कर ही अपनी हवा टाइट कर दी है। ह्यूगो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ आज की जनरेशन पर और वो बंदा 2 गॉब्लिन्स की डेड बॉडी की ओर देखकर ऐसे हांफता है जैसे कि पूरे झुंड को उसने हराया है। ह्यूगो उस बंदे से कहता है कि तुम मरते मरते बचे हो तो अब बताओ तुम्हारा मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे प्लेयर होने की क्वालिफिकेशन को डिटरमिन नहीं कर सकता, तो क्या तुम नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहोगे। वो बंदा ह्यूगो की बात सुनकर कहता है कि और भी है क्या। तो सामने उसके एक मैसेज आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि अगर वो नेक्स्ट टेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो एक और गॉब्लिन ऐड होगा और ये वो तब तक कर सकता है जब तक उसमें हिम्मत है, मतलब कि नेक्स्ट टेस्ट के साथ एक एक गॉब्लिन ऐड होता जाएगा। जो कि सुनकर वो बंदा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मरते मरते बचा है इन 2 गॉब्लिन्स के साथ लड़ते हुए, वो पागल नहीं है कि दूसरा टेस्ट लेगा। तो ह्यूगो कहता है कि अब तुम्हारा क्या करना है बच्चे, यहाँ से दफा हो जाओ। और गायब होता हुआ वो लड़का कहता है कि सर टेस्ट तो टेस्ट होता है ना, मैंने पास तो कर दिया। मगर ह्यूगो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और बस निराश होकर कहता है कि आज की जनरेशन तो बड़ी ही बेकार है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इस जनरेशन में इतने कमजोर प्लेयर्स उसे देखने को मिलेंगे जिनको एक प्लेयर बनना है। बस अगर आज की जनरेशन में सिर्फ एक बंदा उसे पसंद आया है तो वो आइजक है, जो कि रेनहार्ड का बेटा है, जिसने लगभग 20 स्टेजेस को पार कर दिया था। मतलब कि उसने अकेले 20 गॉब्लिन्स का मुकाबला किया है और उसमें वो जीत भी चुका था। ह्यूगो
को एक तरफा रिलीफ भी फील होता है कि आज का टेस्ट तो बड़ा ही आसान है, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा और बस जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है कि तभी अगली बारी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सुबारू की होती है। सुबारू सामने से आता है और ह्यूगो उसके नाम को देखकर कहता है कि बच्चे, तुम्हारा ये जो नाम है ये बड़ा ही कमाल का है, तुम्हें अच्छे से पता होगा। होपफुली ये जो नाम तुम्हें दिया गया है तो उतना तुम में दम होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता, ठीक है। और अब जबकि वो यहाँ पर आ चुका है तो वो टेस्ट को शुरू करेगा। जैसे ही सिस्टम मैसेज देता है कि 2 गॉब्लिन्स आ चुके हैं तो सुबारू ह्यूगो के बगल से इतनी तेजी से गुजरता है कि वो नोटिस ही नहीं कर पाता और 2 गॉब्लिन्स के सिर को वो धड़ से अलग कर देता है। ह्यूगो के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोलता है कि ये क्या था। और अब हमें सुबारू से पता चलता है कि 2 दिनों तक वो इस बॉडी को लगातार ट्रेन करते हुए इस ट्यूटोरियल में आया है। बस इस बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसकी जो एबिलिटीज हैं तो पास्ट का सुबारू उसको ठीक तरह से यूज नहीं कर पाया। सिस्टम पर मैसेज आता है कि क्या वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है तो सुबारू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस टाइम को वो वेस्ट बिल्कुल भी ना करे और बस लगातार गॉब्लिन्स को भेजे। और अगले सीन में ह्यूगो का मुंह खुला का खुला रह चुका था क्योंकि पूरा अरीना गॉब्लिन्स के लाशों से भरा हुआ था और वो फाइनल लेवल तक पहुंच चुका था। ह्यूगो को बड़ी ही हैरानियत हो रही थी क्योंकि जिस तरह की वो स्वॉर्डमैनशिप दिखा रहा है तो न सिर्फ उसकी स्वॉर्डमैनशिप बल्कि वो अपने एनिमीज के एक्शंस को प्रिडिक्ट कर लेता है, वो भी 3 स्टेप्स आगे। और अगर उसकी स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल पर है, जैसे कि सुबारू दोबारा से रीइंकार्नेट होकर अपने करतब दिखा रहा है। और लास्ट स्टेज के गॉब्लिन्स को हराने के बाद जब आखिरी का सिस्टम मैसेज आता है कि क्या वो बॉस के साथ लड़ना चाहता है तो प्रेजेंट का सुबारू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो ट्राई करते हैं। और एकदम से बॉस उस एरिना में आ जाता है। पीछे से ह्यूगो प्रेजेंट के सुबारू से कहता है कि पता है कि तुम्हारा नाम कमाल का है, तुम भी कमाल के हो, लेकिन तुम अभी तक एक प्लेयर नहीं बने हो तो एक बॉस को तुम नहीं हरा सकते, वो एक अलग लीग पर होता है। ह्यूगो मजीद कहता है कि वो एक कमाल का प्लेयर है तो वो खुद अपनी वाट क्यों लगाना चाहता है, मगर देर हो चुकी थी और बॉस सुबारू के ठीक सामने खड़ा होता है जो कि एक ऑर्क होता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एक्स होता है। और उस ऑर्क के सामने तो सुबारू एक बिल्कुल चींटी की तरह नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर कि ये कितना ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है तो ह्यूगो लास्ट टाइम सुबारू से बोला कि अब भी तुम्हारे साथ वक्त है, गॉब्लिन किंग को हराना एक रेकलेसनेस है जिससे तुम अपनी जान भी खो बैठ सकते हो। और उनकी बात सेंस भी बना रही थी क्योंकि सुबारू कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा था। वो चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो मगर सिर्फ प्योर स्किल्स गॉब्लिन किंग को हराने में मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों में जो स्टैट्स का गैप है तो वो बहुत ज्यादा है। अब इस बातों को सुबारू भी रियलाइज करने लगा था। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके स्टैट्स कितने ज्यादा लो हैं, इतने लो कि वो इस गॉब्लिन किंग के स्किन पर स्क्रैच भी नहीं ला सकता, मगर तब भी वो ट्राई करना चाहता है और इनकार करता है कि वो हार नहीं मानेगा। ये कहता हुआ वो अपनी स्वॉर्ड को गिरा देता है। ह्यूगो तो पीछे से पागल हो रहा था, उसकी बात का कुछ अलग ही मतलब सुबारू ने निकाल लिया। इसी बात से उसके तो तोते उड़ गए क्योंकि उसका मतलब रिट्रीव करने का था, ना कि अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर गिराने का। क्या डर से वो सीधा स्ट्रेट सोच नहीं पा रहा क्या? तो अब जाकर ह्यूगो को समझ में आ गया कि जब सुबारू अरीना में आया तो उसको कुछ फीलिंग अनसेटलिंग लग रही थी। उसने सोचा सुबारू कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर निकलेगा, लेकिन वो अनसेटलिंग फीलिंग जो थी वो इसकी बेवकूफी को लेकर थी कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। और अगले ही पल फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉब्लिन किंग सुबारू पर हमला करने के लिए आ जाता है। पहली बार में तो सुबारू रिएक्ट नहीं करता, मगर उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन होता है क्योंकि दे मार वो एक पॉइजन नीडल उस गॉब्लिन किंग के थाई पर मारता है, जिससे गॉब्लिन किंग रुक गया और वो घबराने लगा। घबराहट की वजह ये थी कि सुबारू क्या कर रहा है। वो कंफ्यूज था और सुबारू को जब वो देखता है कि वो उसके छोटे गॉब्लिन्स के वेपन की पॉइजन नीडल का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उसके खिलाफ, तो वो बड़ा ही सरप्राइज्ड हुआ। सुबारू मुस्कुराता हुआ कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा चौंक क्यों गए? और बाद में वो उस गॉब्लिन किंग के साथ एक बेट लगाता है कि सबसे पहले क्या होगा, या फिर मैं तुम्हें पहले जमीन पर गिराऊंगा या फिर तुम पहले मेरा कचूमर बना दोगे जब तक मैं तुम्हें डिफीट करता हूँ। ये कहता हुआ सुबारू 2 नीडल्स सीधा गॉब्लिन किंग के आंखों पर मारता है, जिससे उस गॉब्लिन किंग की चीखें निकल जाती है। वो जोर से चिल्लाया मगर दर्द बहुत ज्यादा था, इतना कि उसका बैलेंस भी बिगड़ने लगा। हालांकि गॉब्लिन किंग को कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो अपने बड़े से एक्स से सामने की ओर वार करता है जहां सुबारू को उसने लास्ट टाइम देखा था। सुबारू उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, मगर उसको भी समझ में आ गई कि अब भी ये उससे बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, इसलिए वो उसके और गॉब्लिन किंग के बीच में डिस्टेंस को क्रिएट करेगा जब तक वो उसकी पूरी बॉडी को पॉइजन नीडल से भर ना दे। अब इतनी कमाल की स्किल सुबारू हमें बताता है कि ये उसने कहां से सीखी और किसने सिखाई। हम पास्ट में देखते हैं कि ओरिजिनल सुबारू पेड़ पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे निंजास वगैरह निंजा स्टार्स फेंकते हैं, वो भी अपना निशाना पक्का करने के लिए। मगर सुबारू को एक दिक्कत हो रही थी, उसका निशाना पक्का तो नहीं था मगर उसकी फेंकने की फोर्स बहुत ज्यादा थी। अगर वो निशाने को पक्का कर लेता है तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी सुबारू बहुत ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट बन जाएगा। अब बारी आती है कि सुबारू को निशाना लगाना किसने सिखाया, तो वो और कोई नहीं बल्कि रेना थी। रेना सुबारू के ट्रेनिंग को देखकर कहती है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो लेकिन निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं, मगर खैर मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सबसे पहले वो निशाना लगाने के फंडामेंटल्स को बताती है। ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या होल्ड करते हो, मतलब कि तुम्हारे हाथ में तुमने क्या पकड़ा हुआ है जिससे तुम निशाना लगा रहे हो, क्योंकि अगर तुम फेंकने की टेक्निक के फंडामेंटल सीख लेते हो और ऑब्जेक्ट जिसको तुमने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लेते हो, तो चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो मगर वो एक थ्रोइंग नाइफ बन जाती है, जो कि वो ये समझाती हुई पेन को फेंकती है और सीधा वो निशाने पर जाकर लगती है। ना कि लगी बल्कि वो उस पूरे निशाना लगाने के बोर्ड को ही तोड़ देती है। जब सीन प्रेजेंट पर आता है तो अब गॉब्लिन किंग के गर्दन पर भी हम उस पॉइजन डार्ट को देखते हैं और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल भी रहा था। अब हमें जब उसकी पूरी बॉडी दिखाई जाती है तो वो पूरे पॉइजन नीडल से भर गया था, जैसे कि सुबारू ने उससे कहा। वो बेचारा देख भी नहीं पा रहा था और ऊपर से उसकी बॉडी में इतने ज्यादा नीडल्स होने की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द को भी फील कर पा रहा था। दूर से सुबारू उससे बात
करते हुए बोला, चाहे तुम कितने ही बड़े और मस्कुलर क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज की अपनी वीकनेस होती है। जैसे कि तुम्हारी वीकनेस लॉन्ग डिस्टेंस है और तुमको मैंने अंधा कर दिया है। वो रेना से भी थैंक्स कहता है, वो भी इस तरह डिस्टेंस को क्रिएट करना और इतना पक्का निशाना लगाना जो कि रेना ने सुबारू को सिखाया है। अब पूरे फाइट में हम ह्यूगो को तो भूल गए थे। ह्यूगो पीछे से पूरे फाइट को देख रहा था। ह्यूगो ये देखकर कि ट्रायल खत्म ना होने की वजह से अब तक गॉब्लिन्स की बॉडी और उनके वेपन जमीन पर पड़े हुए हैं। ये ह्यूगो ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इसका भी कोई फायदा उठा के गॉब्लिन किंग को हराएगा। वो बड़ा ही चौंक गया कि एक ऐसा प्लेयर भी मौजूद है जो कि सिस्टम्स को ही अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वो सिस्टम जो कि लोगों को मारने को भी तरस बिल्कुल भी नहीं खाता। वो वेपन जो कि प्लेयर्स को मारने के लिए सिस्टम ने बनाए हैं वो ही ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर वो सुबारू के बारे में सोचे तो वो गॉब्लिन्स को स्वॉर्ड से कट कर रहा था जो कि इतना स्मूथली था कि जैसे वो मक्खन खो काट रहा हो। ये एक स्किल से ह्यूगो उसका बहुत बड़ा फैन बन गया कि अब वो टारगेट के वीक पॉइंट को पिन पॉइंट मार सकता है, वो भी बड़ी दूर से। अगर एक शब्द में वो सुबारू को बयां करे तो सुबारू एक जीनियस है, मगर अपने कहे हुए अल्फाज को वो वापस ले लेता है क्योंकि ये वर्ड भी सुबारू को बयान नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। अब सीन दोबारा जब गॉब्लिन किंग पर आती है तो उस बेचारे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका अपना खून ही उसके बॉडी पर सूख गया था, मगर सुबारू पर वो एक खरोच भी नहीं ला पाया। और इतना ज्यादा खून बहाने के बाद और पॉइजन उसकी बॉडी पर ओवरटेक करने के बाद गॉब्लिन किंग आखिर में अपना दम तोड़कर जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। और वक्त को ना जाया करते हुए सुबारू अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। मारने से पहले वो गॉब्लिन किंग से कहता है कि तुमसे कोई पर्सनल ग्रज तो बिल्कुल भी नहीं था। और रिस्पॉन्स में गॉब्लिन किंग सिर्फ गुर्राता है, जो कि बड़ी ही बेबस आवाज में वो गुर्राता है। और अगले ही पल गॉब्लिन किंग का वो काम तमाम कर देता है। सिस्टम टाइम वेस्ट नहीं करता और मैसेज आ जाता है कि उसने गॉब्लिन किंग को हरा दिया है। साथ में सिस्टम उसको ये भी बताता है कि वो पहला ऐसे प्लेयर है जिसने ट्यूटोरियल के पूरे 50 स्टेप्स को क्लियर कर दिया है। मगर जहां तक सुबारू की बात हो रही है तो वो तो अपना माथा पकड़कर बोला कि ये बस एक ट्यूटोरियल था। अगर इस टाइप के मॉन्स्टर्स ट्यूटोरियल में कौन फेंकता है, इससे तो लोग मर सकते हैं। साथ में वो लेवल अप भी करता है और उसको क्रेडिट भी मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उसकी आगे जर्नी में काम आ सकते हैं तो सिस्टम उसको दे देता है। उन सिस्टम मैसेजेस में वो एक नई चीज को भी देखता है जो कि करंट पॉइंट्स होते हैं। वो लगभग 2425 पॉइंट्स थे जिसका सुबारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या चीज बाय कर सकता है। और अगर वो सिस्टम पर भी एक नजर डाले तो उसने कभी भी अपने पास्ट लाइफ में सिस्टम में कोई भी शॉप वगैरह नहीं देखी। क्लिक करते ही वो ट्यूटोरियल शॉप को ओपन कर देता है। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके अपने अपने दाम थे। सबसे लोवेस्ट पॉइंट 5 पॉइंट था और सबसे हाईएस्ट 200, मगर उसके पास तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो खोलकर शॉपिंग कर सकता है। ये बात तो उसे समझ में आ गई। अब सुबारू अचानक से चौंक गया क्योंकि वो सिस्टम की शॉप में एक रेयर स्वॉर्ड को देखता है जिसका नाम अननेम्ड डीमन ब्लेड होता है। उस पर एक नजर डालते ही सुबारू कहने लगा कि कमाल है भाई, क्या शॉप में इस टाइप के वेपन्स भी मिलते हैं। सुबारू ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सिस्टम के शॉप इतने कमाल के वेपन्स भी बेचने को दे सकता है। वेपन तो बड़ा ही कमाल का था, लेकिन उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आती है। ये वेपन दरअसल तुम्हारी स्टेमिना को ड्रेन कर सकता है, मगर इस पर तुम लाइटनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि सुबारू की मेन एबिलिटी है। अभी प्रेजेंट के सुबारू के साथ तो लाइटनिंग नहीं होती, मगर पास्ट के सुबारू के साथ ये जरूर था। उस डीमन ब्लेड के अलावा वो एक होली स्वॉर्ड मिरांडा को भी देखता है। अब उसके पास दो ऐसी चॉइसेस हैं जो कि दोनों उसे चाहिए। होली स्वॉर्ड की ओर देखकर वो कहता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो होली स्वॉर्ड ही होगी, मगर डीमन ब्लेड को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके स्टाइल के साथ भी बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, जिसमें सिर्फ ब्रूट फोर्स को ही तुम इस्तेमाल करते हो। और दूसरा सर्वाइवेबिलिटी थी जो कि होली स्वॉर्ड ऑफर करता है, ये भी सुबारू को चाहिए था। अब वो एक ऐसे सिचुएशन में पड़ गया है जिसमें दोनों उसको चाहिए। कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं जो कि ये बोल रही हो कि ये उससे बढ़कर चाहिए। दोनों के लिए उसकी फीलिंग म्यूचुअल थी, तो अब डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गया था। और अगर वो सोचे तो सबसे फर्स्ट परचेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे कुछ भी करके बहुत केयरफुली अपना फर्स्ट वेपन चूज करना पड़ेगा। तभी अचानक से कुछ सिस्टम में होने लगा और सिस्टम खुद ब खुद किसी वजह से बहुत ज्यादा स्क्रॉल अप कर लेता है, जिससे उसको ये रियलाइज होता है कि और भी सिस्टम में तुम स्क्रॉल कर सकते हो। तो स्क्रॉल करते करते उसको एक एबिलिटी मिलती है जो कि एज ऑफ ग्रीड होती है। ये एक ऐसी एबिलिटी थी कि पास्ट के सुबारू की पूरी मेमोरीज को भी मिलाकर उसने ऐसे कभी भी नहीं देखी। और अब इस एबिलिटी का ये काम है कि जो भी डीमन ब्लेड के डिसएडवांटेज थे जो कि सुबारू की बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, तो इस स्किल से वो डीबफ हो सकते हैं। मतलब कि आसान अल्फाजों में ये एबिलिटी उसके इंपैक्ट जो कि डिसएडवांटेज में आते हैं उसको सप्रेस कर सकता है। तो वो वक्त जाया नहीं करता, वो उस एबिलिटी को भी परचेस कर लेता है और साथ में डीमन ब्लेड को भी। वो श्योर तो नहीं, लेकिन वो जरूर ट्राई करना चाहेगा। डीमन ब्लेड को जब वो यहाँ वहाँ स्विंग कर रहा था तो वो साथ में ये भी कहता है कि अगर ये दो चीजें जो कि उसने अभी अभी बाय की है और जैसे उसकी थिंकिंग है ये दोनों वैसे ही एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, तो ये सबसे उसकी बेस्ट परचेज होने वाली है। मगर कंफर्म तो तब होगा जब वो इन दोनों एबिलिटीज को साथ में इस्तेमाल करेगा। वैसे भी कुछ ना होने से तो ये बेटर ही हुआ। ह्यूगो भी पीछे से ये सारी बातों को सुन लेता है। जब वो सुबारू के हाथ में डीमन ब्लेड को देखता है तो वो सुबारू को अप्रिशिएट करता है कि जो स्किल उसने एक्वायर्ड की है तो डीमन ब्लेड उसके साथ काफी अच्छा कंपैटिबिलिटी मेंटेन कर सकता है। मगर एक एग्जामिनर होने के नाते उसे एक बात सुबारू की समझ में नहीं आ रही थी कि सिस्टम में तो बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, तो आखिर सुबारू ने यही स्किल क्यों चुनी, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसका ह्यूगो को भी पता नहीं होता कि ये यूजफुल भी होगी या नहीं, और जब वक्त आएगा तो क्या ये इफेक्टिव होगा भी या नहीं। तो सुबारू ह्यूगो से कहता है कि खुद को देखो और मुझे, तुम एक एग्जामिनर हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जिसने अभी अभी इस स्किल को बाय करा है, मैं ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बदतमीजी ह्यूगो से बर्दाश्त नहीं हुई और वो सुपर सैयन बन गया। और जब ह्यूगो को सुबारू ने गुस्सा होता हुआ देखा तो उसकी टोन एकदम से चेंज हो गई। वो अब ह्यूगो को ह्यूगो सर बुलाने लगा और वो ये भी बताता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे एक्सप्लेन भी करके बता सकता है। इतना पोलाइटली
अनफॉर्चुनेटली सुबारू का ये फर्स्ट टाइम था कि वो किसी से बात कर रहा हो, तो ये पोलाइटनेस उसकी बस की नहीं। ह्यूगो उसकी बदतमीजी के लिए माफ करता है क्योंकि वो बैटल से शायद थक गया होगा, तो आज के लिए वो इसको इग्नोर करेगा और वो जानना भी नहीं चाहता कि आखिर सुबारू ने इस एबिलिटी को क्यों चुना, मगर वो इतना तो बता सकता है कि कोई डीप रीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हमें सुबारू से एक बात पता चलती है, दरअसल वो ह्यूगो से अपनी पास्ट लाइफ में मिल चुका था जब वो जवान था, मगर आज के ह्यूगो को देख करके उसकी हेयर लाइन भी पूरी तरह से खत्म हो गई है और वो एक एग्जामिनर बन गया है, तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। पास्ट लाइफ में ह्यूगो सुबारू के पास आकर बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, क्या उसको सुबारू का ऑटोग्राफ मिल सकता है, तो सुबारू रिस्पॉन्स में बोलता है कि उसका कोई भी ऑटोग्राफ नहीं, तो ह्यूगो कहता है कि चलो आपका ऑटोग्राफ का कोई सिग्नेचर नहीं तो आप अपना नाम ही लिख दो। मतलब वो स्ट्रेट बिजनेस करने के लिए ही आया था, जो चीज उसे चाहिए चाहे वो कुछ भी हो लेकिन सुबारू ही होना चाहिए। प्रेजेंट का ह्यूगो बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, वरना तो पास्ट का ह्यूगो बहुत ही शांत था और बहुत ही शर्मीला बंदा था, जो कि देख सुबारू कहता है कि इसकी हेयरलाइन की तरह वक्त भी बदलता है। अच्छा, तो अब सुबारू ह्यूगो से कहता है कि उसके पास समझाने को कुछ भी नहीं है। ह्यूगो बोला कि तुम कुछ भी बोलो, तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम एक बहुत ही बदतमीज लड़के हो, जिसके लिए ह्यूगो सुबारू को कहता है कि इसके पॉइंट्स तो मैं जरूर काटूंगा और ये तुम्हारे रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। अब ह्यूगो उसको अपने गिल्ड में आने की ऑफर भी करता है, जिसको सुबारू सीधा इनकार करता है। ह्यूगो कहता है कि ये उसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक एग्जामिनर कभी भी एक प्लेयर को गिल्ड में आने का प्रपोजल ऐसे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं देते। तभी ह्यूगो के बातों के बीच सिस्टम फ्लोर 2 का नोटिफिकेशन सुबारू को दिखाता है और ह्यूगो के बात खत्म करने से पहले ही सुबारू एक्सेप्ट कर लेता है और वो फ्लोर 2 में चला जाता है। ह्यूगो ये देख करके उसने सुबारू को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है, तो उसको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो इतने अच्छे प्लेयर को गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं कर पाया। अगला सीन फ्लोर 2 का होता है, वो फ्लोर से ज्यादा बाजार लग रहा था और ये है टावर का द स्टार्टिंग ग्राउंड। स्टार्टिंग ग्राउंड को बहुत सालों के बाद देखकर सुबारू कहता है कि उसको जिंदगी ने एक ऐसा मौका दिया है जो कि कोई और इसको पा नहीं सकता। वो दोबारा दौड़ेगा, मगर इस टाइम वो ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज करेगा, वो भी उन टीममेट के लिए जो कि शायद से उसका इंतजार कर रहे होंगे, और वो इसलिए भी स्मार्टली डिसीजन लेगा क्योंकि उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा रिवेंज है जो कि उसने तो किसी हालत में लेना ही लेना है। फ्लोर 2 पर आते ही सुबारू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो सोलो प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाता है। अब भला ये क्या चीज है, तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर प्लेयर्स अपनी न्यू एबिलिटीज को जो कि अभी अभी उन लोगों ने एक्वायर्ड की है, तो उसको यूज करते हैं और टेस्ट आउट करते हैं कि वो कितनी काम आ सकती है, और डिफरेंट तरीकों को भी डिस्कवर कर लेते हैं कि उस नई स्किल को वो किस अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुबारू को भी जो न्यू स्किल्स मिली हैं वो उनको यहाँ पर टेस्ट आउट करना चाहता है। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी होता है, सुबारू को देखते ही वो पूछने लगा कि वो कौन से फ्लोर से आ रहा है। सुबारू झूठ नहीं बोलता और वो बोलता है फ्लोर 1। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम रूम 1 पर चले जाओ क्योंकि तुम एक नूबी हो, वहाँ पर तुम्हें जस्ट डमीज ही देखने को मिलेंगे और इसमें तुम्हें बहुत खतरा फेस करने को नहीं मिलेगा। मगर सुबारू तो अपनी मर्जी ही करता है, वो बोला वो 5वें रूम पर जाएगा, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि 5वां। मजीद वो सुबारू से कहता है कि वो अपने पैसों को बर्बाद कर रहा है, वो पहले रूम में चले जाए तो उसके पैसे भी बच जाएंगे और भला 5वें रूम में उसने क्या ही करना है। ये बूढ़ा आदमी खड़ूस तो होता है लेकिन इसको पता है कि ईमानदारी क्या होती है, तो उसकी ईमानदारी को सुबारू अप्रिशिएट करता है। मगर वो 1 और आधे घंटे को पूरे रूम को बुक कर लेता है और बस 5वें रूम की ओर रवाना हो जाता है। बूढ़ा आदमी पीछे से बोलता है कि तुम किसी मूवी के प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हो, तो अंदर उसके साथ जो भी होता है तो उसका वो खुद ही जिम्मेदार होगा, और एक बार अगर वो रूम में चला जाता है तो उसके पैसे भी वापस नहीं दिए जाएंगे अगर वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है तो। मगर सुबारू उस बूढ़े आदमी की एक भी नहीं सुनता और वो बस आगे की ओर रवाना होता है। अब इन रूम्स का भी एक लॉजिक होता है, जितना रूम का रैंक हाई होता है तो उतने ही नए नए और डिफिकल्ट चैलेंजेस प्लेयर्स को फेस करने पड़ते हैं, और ये बूढ़ा आदमी इसकी ये थिंकिंग वो समझ सकता है क्योंकि उसके गियर्स को देखकर कोई भी ये पता लगा सकता है कि वो एक रूकी प्लेयर है, तो वो चिंतित तो होंगे ही। अब आखिरकार वो 5th रूम पर आ जाता है, अतः ही वो वक्त को जाया नहीं करता और वो बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं, और डीमन ब्लेड को बाहर निकालता है और डीमन ब्लेड को छूते ही वो ब्लेड उसे वेरीफाई कर रही थी, मतलब कि अपने यूजर को वेरीफाई कर रही थी। कुछ देर के बाद उसके जितने भी स्टैट्स होते हैं तो वो एनहांस हो जाते हैं, मगर उसके बदले स्टेमिना और एमपी पॉइंट्स लिए जाते हैं। अब जैसे सुबारू चाहता था वो इन दोनों स्किल्स को एक ही साथ इस्तेमाल करना चाहता है, और जब वो ये ट्राई करता है तो एज ऑफ ग्रीड जो होती है वो सेकेंडरी स्किल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और रेजिस्ट करती है, जिसके कारण यूजर की थोड़ी बहुत पोर्शन की जो माना होती है और स्टेमिना वो रिकवर होने लगती है। और जब दूसरी बार पुश करता है तो एज ऑफ ग्रीड रेजिस्ट तो कर रही थी लेकिन वो उसमें अकॉम्प्लिशमेंट हासिल नहीं कर पाती, और इसकी वजह से उसका थोड़ा बहुत फैटीग भी बढ़ चुका था। मगर ये जो लेवल 1 की स्किल है तो सुबारू इससे बहुत ज्यादा कुछ ही एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसलिए वो रुकता नहीं और थोड़ा सा और पुश करता है ताकि वो दोनों को स्मूथली इस्तेमाल कर पाए। ये करने पर जो डीमन ब्लेड होता है वो सुबारू की स्टेमिना को रैपिडली कंज्यूम कर रहा था, जिससे सुबारू के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और अब डीमन ब्लेड की वजह से उसके जितने भी स्टैट होते हैं वो इनहैंस तो हो जाते हैं, मगर इनहैंस होने के बदले वो बहुत ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम कर रहा था। अगर अपने पास्ट की बॉडी के साथ इस बॉडी को कंपेयर किया जाए तो ये तो बिल्कुल कचरा है। अपनी लिमिट को जानकर सुबारू कहता है कि बस इतना ही, ये तो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा बुरा निकला। अपने बाकी के क्रेडिट पॉइंट्स जो होते हैं वो 10,000 इस्तेमाल कर लेता है, जिससे एज ऑफ ग्रीड जो होती है वो इंक्रीज्ड हो जाती है। अब वो जो एबिलिटी थी तो वो लेवल 2 के हो जाती है, और अगर नेक्स्ट टाइम सुबारू इसको अपग्रेड करना चाहता है तो उसे 20,000 पॉइंट्स चाहिए होंगे। और अब पूरी तरह जैसे कि सुबारू इस ब्लेड और उस स्किल से चाहता था तो वो उसको अकॉम्प्लिश तो कर लेता है, लेकिन वो उसके बेस्ट फॉर्म में उसे नहीं ला पाता क्योंकि उसकी बॉडी वीक है, तो वो आगे फ्यूचर में जरूर ये ट्राई करेगा, मतलब कि उन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करेगा। मगर अब भी डीमन ब्लेड और वो स्किल जो कि उसे दे रही थी तो वो भी बहुत ज्यादा थी। डीमन ब्लेड उसके स्टेमिना को अब कंज्यूम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रहा था, और जो उसके स्टैट्स डीमन ब्लेड को यूज कर
करते वक्त इनहेंस होते थे तो वो और ज्यादा इनहेंस होने लगते हैं। ये करते हुए उसकी हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन रिजल्ट से सुबारू बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो कहने लगा कि बहुत खूब, और अब टेस्ट करने की बारी है। जो ही वो ये कहता है तो वो उस ट्रेनिंग ग्राउंड में धमाके करना शुरू कर देता है। और जब टाइम अप होता है तो बाहर उसी खूसट आदमी पर सीन आता है जो कि सो रहा था। सुबारू उस बूढ़े आदमी के सामने से गुजरता है तो उसके फुटस्टेप्स वो बूढ़े आदमी को जगा देते हैं। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा नींद में तो था, लेकिन वो कहता है कि क्या ये अब एक सपना है या फिर वो उसी लड़के को देख रहा है जो कि 5वें रूम में गया था और वो सही सलामत बाहर भी निकला। मगर खैर वो सही सलामत तो नहीं होता, ये उस बूढ़े आदमी की हेलुसिनेशन होती है क्योंकि सुबारू की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बूढ़ा आदमी जब खुद को होश में लाता है और घड़ी को देखता है तो वो बोला कि टाइम अप तो अभी तक नहीं हुआ, उसको बेरली 10 मिनट ही हो चुके हैं कि वो उस रूम में गया था। तो उस बच्चे ने अपने पैसे वैसे ही जाया कर दिए और मैंने उसको बताया भी था कि वो अपने पैसे जाया ही करेगा तो वो क्यों ही गया। मगर चलो, वो बूढ़ा आदमी जब बाद में उस 5वें रूम को देखता है तो वो सबसे पहले नॉक करता है। उसे लगा कि वो हेलुसिनेशन जस्ट थी और वो बच्चा अब तक अंदर होगा तो वो नॉक करता है पहले। रिस्पॉन्स ना मिलने पर जब वो अंदर झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन घिसक गई क्योंकि उस कमरे की हालत ऐसी थी जैसे यहाँ पर बम्बारियां हो गई हो, हर एक चीज तहस नहस हो गई थी। जो कि देखकर वो बूढ़ा आदमी जस्ट कहता है क्या यहाँ पर बाहुबली की मूवी चल रही थी क्या? आखिर इस कमरे की हालत ऐसी हुई कैसे? और अब अगली सुबह का सीन दोबारा से सुबारू पर जाता है जो कि अपनी नींद से उठा है। वो रियलाइज नहीं कर पाता कि उसने तो कुछ ज्यादा ही रेस्ट किया है, मगर एक चीज वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई है और बॉडी का स्टिफ होना वो सारा का सारा दोष डीमन ब्लेड को देता है क्योंकि अगर वो उस होली स्वॉर्ड को चुनता तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मगर खैर वो कहता है कि ये वर्थ इट है और बहुत घंटे बीतने के बाद आखिरकार उसकी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस थी तो वो चली जाती है। हम सुबारू को एक टैवरन में देखते हैं। वो अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि जितना उसने अकॉम्प्लिश किया है तो इससे जस्ट वो स्वॉर्ड की पावर ही इस्तेमाल कर पा रहा है क्योंकि जो उसके करंट स्टार्ट है तो वो कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। लेवल उसका 10 हो चुका था, स्ट्रेंथ 17, स्पीड 17, स्टैमिना 16, कंसंट्रेशन 18, माना 8 और फटीग 61। इतने स्टैट से वो सिर्फ डीमन ब्लड को सिर्फ अपने हाथों में होल्ड कर रख सकता है और वो भी बड़ी ही मुशक्कतों से। मगर सिर्फ होल्ड ही नहीं करना, उसकी स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल करना है क्योंकि वो करंट स्टैट्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये डीमन ब्लेड और ये जो एज ऑफ ग्रीड दोनों चीजें हैं तो सुबारू के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के लिए बनी हुई हैं। तो अगर ये एक दूसरे के लिए बनी है तो इन पर लाइटनिंग की एबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अब आखिरकार शिकायतें करने से ज्यादा वो खुश हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि जो उसके हाथों लगा है तो वो बहुत बेटर है। अब नेक्स्ट प्लान उसका स्किल लेवल अप करने का होता है क्योंकि उसके स्टैट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो लास्ट टाइम अपने क्रेडिट स्कोर की ओर देखता है तो वो तो 50 तक आ पहुंचा था। ये देखकर वो कहने लगा कि क्या वो हमेशा से ही इतना गरीब था क्या? खुद को स्ट्रगल होता हुआ देख सुबारू को यकीन नहीं आ रहा था कि जो पहले का सुबारू था उसने कभी भी ये फेस नहीं करा और आज का सुबारू सर्वाइव करने के लिए चिंतित है। ये उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। टैवरन के सेकंड फ्लोर पर सुबारू था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक बंदे की आवाज आती है जिसमें वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और वो अपने व्यूअर्स से बोलता है कि आज वो फ्लोर 2 को विजिट करेंगे, जिसके लिए व्यूअर्स काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज की लाइव स्ट्रीम का ये मेन गोल है कि वो प्लेयर से उनके गियर्स के बारे में पूछेंगे कि उनके पास रेयर आइटम कौन सा है। तभी अचानक से लाइव स्ट्रीम पर कोई 1000 क्रेडिट फेंक कर मारता है जो कि अलेक्जेंडर नामी एक व्यूअर से थी, जो कि देखकर वो बंदा पागल हो गया और वो कॉफी अपने सिर पर ही गिरा देता है। बाकी लोग ये देखकर कि ये पागल है या फिर बचपन से ही अपाहिज है तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो वो बंदा हरकतें कर रहा था तो वो नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उस बंदे को सुबारू भी देख रहा था और कहता है कि ये बंदा ठीक तो है ना, क्या इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है? मगर जब वो उसके टैब की ओर देखता है और अपने टैब को खोलता है तो उसे लाइव स्ट्रीमिंग दिखती है। वो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सर्च करता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर करते हो और उसके बदले डोनेशंस आपको मिलती रहती हैं। अब सुबारू को समझ में आया कि आखिर वो बंदा पागल क्यों हो रहा था। तभी अचानक से एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि इस प्रेजेंट के सुबारू की बॉडी का दोस्त है। वो कहता है, सुबारू मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर बड़ी ही खुशी हो रही है कि तुम भी मेरे फ्लोर पर हो। ये बंदा आइजक होता है, वही जिसके बारे में हमें ह्यूगो से पता चला कि ये रेन हार्ट का बेटा है जिसने एक साथ 20 गोब्लिन्स का मुकाबला किया था। वो सुबारू को अपने लेवल पर देखकर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर किस्मत से आए हो या फिर छुपकर घुसे हो? तो आइजक को करीब आता हुआ देखकर सुबारू की बॉडी में मानो एक डर सा फैल गया हो, जैसे उसको पता लग जाता है कि आइजक और उसके बीच में संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आइजक उससे कहता है कि बिडू, मैंने तुम्हें आवाज दी और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा मत करो, जैसे कि मैं खुद के साथ ही बातें कर रहा हूँ। सुबारू उसको अपने सामने पाकर अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट को फील करता है, मगर डिस्कम्फर्ट से ज्यादा वो अपने बॉडी में फियर को फील कर रहा था और हिचकिचाते हुए वो आइजक को कहता है कि हाँ, मैं इस फ्लोर पर खुद ही आया हूँ। आइजक के लिए ये एक सरप्राइज से कम नहीं था क्योंकि सुबारू की तरह एक नोबडी आखिर ट्रेनिंग ग्राउंड के टेस्ट को कैसे पार कर सकता है, क्योंकि जिस तरह उसकी हालत है तो वो कन्विंस था कि सुबारू को गोब्लिन कच्चा चबा जाएंगे। अब उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर और साथ में आइजक के साथ बातें करके पास्ट के सुबारू को प्रेजेंट के सुबारू के मेमोरी से सब कुछ याद आ जाता है कि आइजक उसका दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, वो उसको हर वक्त मारता रहता है। उसमें से एक मेमोरी हमें सुबारू दिखाता है जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा आइजक से पिटना होता है। जब सुबारू वजह पूछता है तो आइजक कहता है कि कचरे को कोई हक नहीं कि वो पूछे कि उसे क्यों आखिर मार पड़ रही है। सबसे पहले तो आइजक को सुबारू के नाम से नफरत होती है और जितना उससे कहा गया था तो वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो आइजक को सुबारू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसको अनार्थ बेवकूफ बुलाता है, मगर सुबारू रोता हुआ आइजक से बोलता है कि जितना उसने कहा था तो वो काम वो कर तो चुका है, लेकिन जो क्रेडिट पॉइंट्स आइजक ने प्रॉमिस किए थे कि वो सुबारू को देगा तो वो डील के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सुबारू की रिटेलिएशन को देखकर आइजक उसके पेट में सीधा जोर की लात देता है और सुबारू से कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो रही थी। और गुस्से में वो उससे कहते कि तुम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे, और अगर वो बिना परमिशन के निकल लेता है तो उसको अच्छे से ये रियलाइज करना होगा कि उसके साथ आगे क्या होगा। अच्छा, तो अब पास्ट का सुबारू अपनी मेमोरीज में प्रेजेंट के सुबारू का इस तरह पिटता हुआ
देखकर कहता है कि इस बॉडी का ओनर तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक था, जो कि इस जैसे बंदे को खुद को ऑर्डर करने के लिए दे रहा था। अब आइजैक अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और ह्यूगो की गिल्ड में आने का प्रपोजल भी उसे बताता है कि कैसे उसने अपने फादर का रिकॉर्ड तोड़ा और 20 गॉब्लिन्स को मारा और फिर ह्यूगो ने उसे गिल्ड को ज्वाइन करने का एक प्रपोजल दिया और उसको एक स्किल मिली जो कि बी रैंक की है, जो कि उस टेस्ट ग्राउंड में सबसे हाईएस्ट एबिलिटी उसने अचीव करी है। अब इतना ज्यादा बातें करने के बाद उसका गला सूख रहा था, तो सुबारू उससे कहता है कि हाँ तुम्हें और ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, और वैसे भी उसके साथ मिलकर काफी अच्छा लगा क्योंकि अब वो जा रहा है। तो आइजैक सुबारू से कहता है कि वैसे भी तुम उठ रहे हो तो एक कॉफी मेरे लिए बाय करो, और जहां तक कॉफी के साथ स्नैक्स की बारी है तो वो कुछ भी उठाकर उसे दे सकता है। सुबारू समझा नहीं और आइजैक को हंसी आने लगी और वो कहता है कि तुम हमेशा की तरह एक पहरे बेवकूफ ही रहोगे। अब आइजैक अपने रियल इंटेंशंस दिखाने लगता है। वो कहता है कि सुबारू के आंखों में वो डर सा खत्म हो गया हो। वो पूछता है कि कहीं वो मर के दोबारा जिंदा तो नहीं हुआ या फिर उसकी बॉडी के साथ किसी ने अपनी सोल को स्वैप तो नहीं किया, क्योंकि सुबारू के आंखों में वो डर ही नहीं देख पा रहा। ये क्यों? शायद से उसे काफी अरसा हो गया है आइजैक के हाथों के पिटने से। सुबारू आइजैक के धमकी से डरता नहीं और वो उससे कहने लगा कि मेरे पास क्रेडिट पॉइंट्स कॉफी के लिए बाय करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको जो भी चाहिए तो वो खुद ही बाय कर ले। मगर आइजैक की बस नहीं होती और वो सुबारू से कहता है कि बैठ जाओ, मगर सुबारू रुकता नहीं और अपने मन ही मन में आइजैक को छोटा बच्चा बुलाकर कहता है उसे दूसरा रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं लेना, तो इसलिए वो जा रहा है। वेल, अगर वो उसके रिवेंज के बीच में एक कांटा बनेगा तो तब वो उसे सबक जरूर सिखाएगा, मगर अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं। जाते हुए सुबारू का हाथ आइजैक पकड़ लेता है, वो भी काफी कसकर, और वो उससे बोला, ओए क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे कहा कि बैठ जाओ? या तुम्हें वाकई में जानना है कि एक भागते हुए अनार्थ के साथ क्या होता है? मेरे दोस्त, आराम से कह रहा हूँ बैठ जाओ। तो रिस्पॉन्स में सुबारू आइजैक से बोला, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे वरना तुम्हारा हाथ ही उखाड़ दूंगा। जो कि सुन आइजैक बड़ा ही गुस्सा हुआ और वो सुबारू से कहने लगा कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला ही क्या छोड़ दिया, तुम्हारे तो काफी बड़े बड़े पंख निकल आ गए, क्योंकि मुझे ही तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा हाथ ही उखाड़ दूंगा। आइजैक को इतने गुस्से में देखकर सुबारू इन सब लोगों के सामने किसी किस्म का कमोशन बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कुछ गलत स्टेप उठाता है तो तुम लोगों ने उस टेट फॉर टैट की कहावत तो सुनी होगी। मगर सुबारू के कुछ करने से पहले आइजैक जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि जैसे सुबारू फेस बना रहा है तो आइजैक को समझ में आ गया कि वो बहुत ज्यादा डर रहा है, जो कि उसके बिल्कुल भी इंटेंशंस तो नहीं थे, बस वो उसके कुछ पुराने दिनों की याद दहानी उसे करवा रहा था, और ये भी कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है और हमेशा ही वीक रहेगा। ये बोलता हुआ वो उसके हाथ को भी छोड़ देता है। साथ में आइजैक खुद से ही ये एज्यूम करने लगता है कि ट्यूटोरियल टेस्ट ग्राउंड पर सुबारू अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ पर आया है, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में वो सुबारू को एक मक्खी समझता है जिसको वो जब अपनी मर्जी से मार सकता है। मगर साथ में आइजैक सुबारू को वार्निंग भी देता है कि ट्यूटोरियल ग्राउंड टेस्ट को पार करने के बाद वो कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है, जो कि आगे जाकर उसकी मौत का कारण बनेगा। और बाद में बड़े गुस्से से और एक बड़ा ही क्रीपी सा चेहरा बनाकर वो उससे दोबारा पूछता है कि क्या सच में सुबारू उसके साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि शायद से वो भूल चुका है कि सुबारू को वो बिल्कुल ऐसे गायब कर देगा जैसे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता था, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी डैड की पावर को फ्लेक्स कर रहा था, क्योंकि आइजैक जो भी करे तो उसका बाप जरूर इस केस को एसओ की मदद से थमा देगा। और आइजैक वापस जाते हुए सुबारू को अपना दोस्त बुलाकर कहता है कि बाद में मिलेंगे मेरे दोस्त, जो कि सुन सुबारू अपने मन ही मन कहता है कि दोस्त, तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई बोला कि हाथी के पंख होते हैं और वो उड़ सकता है। जिसके बाद सीन एकदम से शिफ्ट हुआ और हमें सुबारू प्लेयर के लेवल अप होने का तरीका समझा रहा था, जिसमें वो 2 पैटर्न बताता है। सबसे पहला टावर का पैटर्न होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। इसमें बंदा पैसे लगाकर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है और खुद को स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर इसमें वो मारा भी जाता है तो वो दोबारा से रिस्पॉन होगा, मगर जो उसकी लूट वगैरह होगी वो ही सिर्फ उसी जगह पर उससे ले ली जाएगी और जाया हो जाएगी। और दूसरा तरीका टावर के बाहर डंजन्स का वो बताता है, जहाँ तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक मॉन्स्टर के साथ लड़ना पड़ेगा, और अगर उस बैटल में तुम मारे जाते हो तो तुम्हारा पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा, मतलब कि तुम वाकई में मरे जाओगे। तो दूसरे रास्तों को बहुत कम लोग चुनते हैं, जबकि हमने नोटिस किया कि एक डंजन में जो कि पूरे ऑर्क से भरा हुआ था, तो उसमें सुबारू ये बैठकर हमें सब कुछ बता रहा था। अब सुबारू की बॉडी वीक है तो वो एक सेफेस्ट रास्ता क्यों नहीं चुनता? यही लॉजिक सुबारू हमें समझाता है कि जितना सेफ चलोगे तो उतना स्लो ही तुम लेवल अप करोगे। आसान अल्फाजों में, जितना खतरनाक मिशन होगा तो उतनी जल्दी ही वो लेवल अप कर सकता है। इसलिए सुबारू को हम यहाँ पर इस डंजन में देख रहे हैं। बाद में सुबारू अपने पॉकेट से प्लेयर टैब निकाल लेता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग में देखा कि एक और बंदा नारुकामी सुबीरू नामी से एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वो पूरी तरह से सुबारू का नाम कॉपी तो नहीं करता, लेकिन सुबीरू लिख लेता है। और अगर उसके व्यूअरशिप की बात की जाए तो 80,000 लोग उसे देख रहे थे, जिसमें वो बंदा जिस तरह उसने अपना नाम रखा हुआ है तो उसका उल्टा ही कर रहा था। मतलब कि नाम उसने नारुगामी सुबारू को रखा है तो उसको डंजन में फाइट करना चाहिए और उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। वो डंजन्स का बस दिखावा करता है और बिल्कुल एक जोकर की तरह एक्ट करता है। बस उसने अपना नाम सुबारू का नाम रखे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करा है ताकि लोग उसे गिफ्टिंग करें। मगर वो सिर्फ एक नहीं था। सुबारू को समझ में आ जाता है कि इस तरह बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसका नाम यूज करके व्यूअरशिप अपनी बढ़ा रहे हैं, और जो वो फेक सुबारू तरीका इस्तेमाल कर रहा था तो उससे वो बहुत ज्यादा तगड़ा भी कमा रहा था, क्योंकि एक डोनेशन में उसे 20,000 क्रेडिट पॉइंट मिले, जो कि देख सुबारू को खुद भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि कितने ज्यादा वो क्रेडिट पॉइंट्स अचीव कर रहा है। कुछ सेकंड में कुछ 5,000 करते हैं, कुछ 10,000 और कुछ 15,000। उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग ही इसी तरह ही डोनेशन से भर गई थी। और वो क्या, वो तो बस एक हीरो का नाम यूज करके एक जोकर की तरह एक्ट करके बस तगड़ा पैसा कमाता, जबकि रियल सुबारू फेक सुबारू के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को कंपेयर करता है और क्रेडिट पॉइंट्स को भी अचीव करने का स्टाइल कंपेयर करता है और रिजल्ट को भी। तो हर एक एंगल से वो फेक सुबारू रियल सुबारू से ज्यादा कमा रहा था। सबसे बड़ी बात, फेक सुबारू सेफ था और रियल सुबारू मौत के मुंह में क्रेडिट पॉइंट्स कमाता था। अब भला वो करे भी क्या? अगर एक बंदा एक जोकर की तरह कमा रहा है तो वो उसको क्या ही दोष दे। इसलिए वो प्लेयर टैब को बंद कर देता है और दोबारा से डीमन ब्लेड को निकालकर बोलने लगा कि ये लास्ट पुश वो करेगा और यहाँ पर फिनिश होने के बाद वो वापस घर निकल जाएगा। ये कहकर बहुत सारे ऑर्क्स सामने की ओर से आ रहे थे। अब एक ऑर्क को हराना सुबारू के लिए मुश्किल तो है, और साथ में वो ये भी कहता है कि पिछली बार से ये सिचुएशन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सुबारू के पास कोई भी पॉइजन
पॉइजन डार्ट नहीं होता। मगर अब जो उसके पास है तो उसके पास वो 2 एबिलिटीज हैं जिसको वो काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और उसको पॉइजन डार्ट की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहकर वो डीमन ब्लेड की पावर को रिलीज करता है और सामने की ऑर्क्स से बोला, एक एक करके तुम मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाया करोगे, इसलिए कहता हूँ सब लोग एक साथ ही आ जाओ, क्योंकि वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ। और ये कहते हुए सुबारू सामने की ओर हल्ला बोल देता है। वो छोटे छोटे ऑर्क्स को इग्नोर करके सीधा बॉस पर जाता है और उसको एक ही बार में खत्म कर देता है, जो कि उस ऑर्क बॉस को भी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। और अगली पल सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सुबारू ने डंजन को अकेले क्लियर कर दिया है, जिसके बाद एक सरप्राइज हमें देखने को मिला। सुबारू के हाथ में उसका अपना ही मास्क था, जो कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको दोबारा भी ये पहनने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसे क्या पता था कि रीइंकार्नेट होने के बाद वो अपने दोस्तों को भी जिंदा पाएगा और उसे रिवेंज लेने का मौका भी मिलेगा। अब सुबारू ने स्ट्रीमिंग करने का भी ठान लिया है और ये मास्क उसके बड़े ही काम आएगा, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग करते वक्त अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता। अगर वो एक चीज कर सकता है तो वो क्यों ना करे, इससे फायदा तो उसे दुगना ही होगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग से डोनेशंस भी मिलेंगी और फाइट करते वक्त क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। मगर एक चीज होगी जो कि सुबारू को और बाकी स्ट्रीमर्स को अलग बनाएगी, वो ये चीज है कि वो बस लोग दिखावा करते हैं और उन्होंने सुबारू का नाम रखा है। उनको पता नहीं कि इस नाम का होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगली ओर सुबारू एक रियल सुबारू है तो वो बिल्कुल भी मजाक नहीं होगा और दिखावा वो क्या ही कर लेगा, क्योंकि वो एक रियल डील है। और बस सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया कि नारुकामी सुबारू ने अपनी पहली लाइव स्ट्रीम को शुरू कर दिया है। इसके बाद हम अजूरे स्काई एंटरटेनमेंट को देखते हैं, जिसके नाम से शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसमें हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। दोनों का नाम रिवील नहीं किया, पता नहीं इस मानवा का क्या प्रॉब्लम है, नाम तो नीचे लगा देते यार। तो वो लड़की अपने प्लेयर टैब पर स्ट्रीमिंग देख रही थी। स्ट्रीमिंग में 5 लोगों की रेड एक बॉस से हार जाती है, जिस पर वो बहुत जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से कि उसका जो दोस्त था वो भी गिर जाता है। दोस्त है भाई है कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उस लड़की को इस बात का गुस्सा था कि 5 लोग भी उसको हरा नहीं पाए। वो लड़की उन लोगों को स्टूपिड बुलाती है और वो करे भी क्या, बस दिल से उसकी भड़ास निकल रही है। उसके गाली देने पर हमें मालूम हुआ कि वो जो दूसरा लड़का था तो वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अब लाइव स्ट्रीमिंग में गाली देने पर पेनल्टी होती है, तो वो पेनल्टी मांगने लगता है और वो लड़की कहती है कि दे दूंगी, बस जो बैठ जाओ। मगर जब उस लड़के ने चिल्लाने का रीजन पूछा तो वो लड़की बताती है कि नारुकामी सुबारू का एक नया रिप ऑफ आ गया है। अब रिप ऑफ का भला मतलब क्या है? इसका मतलब कॉपी कैट, मतलब के सस्ता वर्जन। वो लड़की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है कि नारुकामी सुबारू को आजकल लोग सीरियसली ही नहीं लेते और पता चला कि वो लड़की नारुकामी सुबारू की बहुत बहुत बड़ी फैन है। इसलिए वो जब भी एक स्ट्रीमर को देखती है जिसका नाम सुबारू होता है तो ना चाहते हुए भी उसे वो देखना पड़ता है। मतलब कि ये लड़की एक डाई हार्ट फैन है जो कि कुछ भी देख लेगी। और आजकल अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग की रेपुटेशन की बात करें तो सब लोग सुबारू को ही कॉपी करते हैं, मगर दरअसल वो जोकर ही निकलते हैं। उसके हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग कुछ न कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे, एक ही पर्सन हर जगह पर छाया होगा, मगर कुछ मसालेदार उनको देखने को नहीं मिलेगा। वो लड़का बोलता है कि बुरी बात इस तरह नहीं कहते, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद तो हमारा धंधा बंद, हम इसी से ही कमाते हैं, क्या बक रही हो? तो वो लड़की बोली कि तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर स्ट्रीमिंग के एक बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। अगर इसी तरह ही जोकर लाइव स्ट्रीमिंग पर फैले होंगे तो जो रियल डिजर्विंग बंदे होंगे तो उन तक ये लोग पहुंचेंगे कैसे? एक टैलेंटलेस पर्सन आसमानों को छुएगा और जो टैलेंटेड होगा वो खाक में मिल जाएगा, तो ये स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा। तो अब पता चला कि इस लड़की का नाम यूका है। वो लड़का यूका से बोला कि अगर उसको इतना ही अपने हीरो की रेपुटेशन की पड़ी है तो वो यहाँ पर स्ट्रीमिंग क्यों देख रही है? तो यूका बोली कि अब उसको मजा नहीं आ रहा है, ये सब कुछ बोरिंग है। और यूका के हिसाब से अगर वो इतना ही बोल रहा है तो वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? वो उससे कुछ अच्छा नहीं है कि वो उस पर सवाल करे। वो लड़का सीधा बोलता है कि भाई मुझ में टैलेंट नहीं तो मैं क्या करूँ? लो भाई ऑनेस्ट तो है। अब हमें उस लड़के से पता चला कि यूका टावर को एक्सप्लोर करना इसलिए ही सिर्फ शुरू कर दिया था क्योंकि उससे नारुकामी सुबारू से मिलना था और उनके जैसे बनना था। मगर खैर जब हीरो ही नहीं रहा तो मोटिवेशन कहाँ की? तभी अचानक से दोबारा से यूका बोली कि ये देखो एक और बंदा अपनी जान जोखिम में डालकर सुबारू का नाम भी रख के उस तरह कॉस्प्ले भी करके अकेले मतलब के सोलो डंजन क्लियर करने के लिए निकल पड़ा और स्ट्रीमिंग भी कर रहा है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि यूका की कंपनी को एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसको वो अपने कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाए। ये कंपनीज करती ही ऐसे हैं, जब स्ट्रीमर कुछ ज्यादा ही फेमस होता है उनके साथ अपनी डील बनाकर उन्हें स्काउट करके वो उसकी मदद से अपनी कंपनी की पब्लिसिटी भी करवाते हैं और साथ में उस बंदे की लाइफ भी बन जाती है। तो यूका सुबारू को रिक्रूट करने का बोलती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये फ्लोर 2 पर है, हम इसको रिक्रूट नहीं कर सकते। मगर यूका कहती है कि जब भी कोई नाम इस तरह रखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती, बस उसको जानना है कि ये बंदा टैलेंटेड निकले। अभी के लिए जितना देखने को मिल रहा है तो ये टैलेंटेड ही होगा, इसलिए अकेले गया है। और जो उस लड़के ने चिल्लाकर दोबारा से गाली दी है वो भी सुबारू को देखकर, तो उसकी पेनल्टी उसे दोबारा देनी पड़ेगी और खुद ही, जिस पर वो घुटनों पर आ गया क्योंकि वो कमा नहीं रहा बल्कि जाया बहुत ज्यादा कर रहा है। जब सीन सुबारू पर आता है तो उसने नोटिस किया कि कोई लाइव स्ट्रीम को देख रहा है, ये और कोई नहीं बल्कि यूका थी। यूका बोली फर्स्ट टाइम है क्या? तो सुबारू कहता है कि हाँ। यूका सजेशन देती है कि स्ट्रीमिंग के लिए तुम्हें प्री प्लान एक ऐसे स्पॉट पर जाना चाहिए जहाँ पर ज्यादा व्यूअर अट्रैक्ट हो, क्योंकि उसकी स्ट्रीम के लिए अच्छा होगा कि उसको कुछ भी नहीं पता और वो बस सीधा ही जा रहा है विदाउट एनी प्लान। तो जवाब देने से पहले एक वन आइड बैट उस पर हमला कर देता है, जिसको वो पकड़कर जमीन पर जब मारता है तो वो यूका को रिस्पॉन्स में कहने लगा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सोलो ही आया हूँ विदाउट एनी प्लान, तो फिक्र मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ और आई डोंट गिव अ शिट। मुझे बस अपनी लाइफ फ्लोर 2 के डंजन को लेकर एक मिथ भी होता है। यहाँ से जो भी बिगिनर लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू करता है तो बहुत लोग उसे नहीं देखते, जो कि उनके लिए एक डिमोटिवेशन का बायस बन जाता है और फिर वो व्यूअरशिप को कम होता हुआ देख अपनी स्ट्रीमिंग के करियर को बंद कर देते हैं। फ्लोर 2 के इस डंजन में सिस्टम हमारे सुबारू को बताता है कि इसमें तुम सीधा जाओगे और एग्जिट तुम्हें मिलेगा, अभी वो बाहर जा सकता है। और अगर रिवॉर्ड की बात की जाए तो जितने वो यहाँ
पर मॉन्स्टर्स को मारेगा तो उतना ही रिवॉर्ड एड अप होगा। मतलब कि वो भाग के भी इस डंजन से निकल सकता है लेकिन उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यूका और जो उसका दोस्त होता है वो सुबारू की लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। यूका का नाम लव मनी होता है और उस बंदे का नाम वाइट सुबारू से कहता है कि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तगड़े हैं और यूका उससे चैट के थ्रू यही समझा रही थी कि वो वापस जाकर एक पार्टी बना ले तो वो यहाँ इस डंजन को एक्सप्लोर कर सकता है, जिससे रिवॉर्ड का रिवॉर्ड मिलेगा और उसकी व्यूअरशिप भी हाई होगी। मगर यूका की एडवाइस को वो ठुकरा कर सिर्फ उससे ये कहता है, सोलो लेवलिंग का मानवा पड़ा है क्या? जिन्वू ने अब तक किसी से मदद मांगी थी, मैं उसी का ही एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे चीजें अकेले करने में ज्यादा मजा आता है। और चैट में सभी लोग सुबारू को अब घमंडी बुलाने लगते हैं, जिसमें हवा है और हवा इस डंजन में अकेले एक्सप्लोर करने के बाद निकल जाएगी। जैसे जैसे सुबारू आगे बढ़ता है तो उसको पहला मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक मड मरमेड था। वो इतनी फास्ट रेत में सुबारू पर हमला करता है जिसको चैट में लोग देख नहीं पाते, मगर सुबारू उसको बड़ी ही इजीली मौत के घाट उतार देता है, जिस पर चैट में सभी लोग उसे ये कहने लगे कि वो यूं ही अपने हाथों को यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहा है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने हेलुसिनेशन देखी थी, वो भी मड मरमेड की, जो कि बड़े फास्टली ही मारा गया। बाद में कुछ वन आइड बैट्स आए जिनको बड़े कूल अंदाज में सुबारू बिना खरोच लिए हुए उनको एक एक करके मार डालता है। यूका के साथ बाकी जितने भी व्यूअर्स थे वो चैट में यही कहने लगे कि ऐसा मंजर तो उन लोगों ने अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं देखा। सुबारू बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में उन वन आइड बैट को मार डालता है। सुबारू चैट्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहने लगा, जब ये चीजें तुम पर अटैक करती हैं तो ये कुछ आवाजें छोड़ती हैं जिससे इनकी लोकेशन के बारे में तुम आसानी से पता लगा सकते हो। मगर बात यही तक रहती है कि ये सुबारू है और वो लोग नॉर्मल प्लेयर्स। तो वो कहने लगे कि एक नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। एक रैंडम पर्सन सुबारू से पूछता है कि वो बिना प्लेन के सिर्फ सीधा ही जाएगा क्या? और सुबारू अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि यहाँ बाहर निकलने से पहले वो बहुत अचीवमेंट पॉइंट्स को गेन करना चाहता है। कुछ लोग चैट्स में बोलते हैं कि सीधा जाओगे तो मौत के मुंह में अपना हाथ डालोगे और व्यूअरशिप्स भी हाई नहीं होंगे, तो कुछ नौटंकियां ही शुरू कर दो। मगर उन्होंने ये अब तक रियलाइज नहीं किया कि सुबारू बस फाइटिंग करना चाहता है। बाद में एक लोकेशन पर पहुंचकर सुबारू जब ऊपर केव की छत पर देखता है तो वहां पर बहुत सारे वन आइड बैट लटक रहे थे और इस बारी तो वो दर्जनों में थे, जो कि सुबारू को देखते ही डायरेक्ट हॉस्टाइल हो जाते हैं। और इतने सारे वन आइड बैट को देखकर चैट में जितने भी लोग थे वो बस सुबारू के लिए प्रे ही कर सकते थे कि वो जिंदा बचकर बाहर निकल आए। कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि चलो भैया, तुमसे मिलकर बड़ा ही मजा आया और तुम अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचोगे। जबकि उस ही पल सबसे पहली सुपर चैट आती है जो कि एक डेयर था। वो बंदा 100 रुपए देगा अगर सुबारू इन सारे वन आइड बैट्स को हरा देता है। सुबारू की नजर अपने पहले सुपर चैट पर पड़ती है और नीचे लाइव स्ट्रीम के जितनी भी चैट्स थी तो वो सभी लोग अब सुबारू पर हंसने लगे। ये सुबारू पागल ही होगा अगर वो इस सुपर चैट के डेयर को कंप्लीट करेगा। और कुछ लोग तो जिस बंदे ने सुपर चैट किया था उसको शैतान बुलाने लगते हैं, जो कि एक पर्सन को मौत के मुंह में जाने का कह रहा है। सभी लोग चैट के थ्रू सुबारू से कांटेक्ट करते हैं कि इसको बिल्कुल भी मत एक्सेप्ट करना। और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट थे, वो तो सुबारू को मरते हुए देखना चाहते थे और देखे भी क्यों ना, क्योंकि सुबारू की पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा ही घमंडी है। मगर सुबारू उन लोगों की बात ना सुनकर उस डेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और स्टाइल से कहने लगा, तुम जो भी हो लेकिन अपने जेब खाली करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि ये चीजें मुझे रोक सकती हैं तो तुम्हारा बैंक खत्म हो जाएगा लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। जिसके बाद सीन उस बंदे वाइट पर जाता है जो कि एक रैंडम स्ट्रीमर की लाइफ को देख रहा था, मगर उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे तो उससे ये बात हम पता लगा सकते हैं कि उसको मजा नहीं आ रहा था। और मजा ना आने की वजह भी वही स्ट्रीमर था, क्योंकि वाइट के हिसाब से वो फ्लोर 6 को बस खत्म करने ही वाला था, लेकिन उन्होंने रिट्रीव करने का सोचा। वाइट यूका से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था, ये बंदे वाकई में पागल हैं। मगर बात यूका की हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि वो सुबारू के लाइफ पर जो थी और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रीम बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और उसकी तरफ बहुत सारे लोग सुबारू की स्ट्रीम को एंजॉय कर रहे थे। वाइट से रहा नहीं गया और वो यूका से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम एक हॉरर मूवी देख रही हो। मगर वो कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल शांत रहती है और बाद में कहने लगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वाइट को लगा कि वो उसकी गैम्बलिंग की आदतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो उससे कहने लगा, मैं कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा बल्कि मैं एक लाइव स्ट्रीम को देख रहा हूँ। होपफुली तुम समझ सकती हो और मैंने तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करे, तो सॉरी, तुम्हें इतना घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आज से गैम्बलिंग छोड़ रहा हूँ और अगर तुमने कभी भी मुझे गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा तो मैं खुद लाइव स्ट्रीम ओपन करके नंगा नाचूंगा। मगर उसकी कंसर्न की वजह वाइट की गैम्बलिंग नहीं थी बल्कि कुछ और थी, और वो और कोई नहीं बल्कि सुबारू था। वाइट को अब तक विश्वास नहीं आ रहा था कि ये अब तक उस नारुकामी सुबारू की लाइव स्ट्रीम को देख रही है। वो भी कहता है कि आखिर उसकी लाइव स्ट्रीम इतनी इंटरेस्टिंग है क्या कि तुम अब तक देख रही हो। मगर जब वाइट भी सुबारू की लाइव स्ट्रीम को देखने लगा तो उसके तोते उड़ गए, उसके भी एक्सप्रेशन बिल्कुल यूका की तरह हो गए और वो कहने लगा, धत तेरी की, मैं एक इंसान को देख रहा हूँ या फिर एक किलिंग मशीन को। वाइट चिल्लाकर बोला कि आखिर सुबारू ये सब कुछ अकेले कैसे कर पा रहा है। और सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि चैट में जितने भी लोग थे उनका भी ये फर्स्ट टाइम था कि वो एक ऐसे प्लेयर को देख रहे हैं जिसकी मूवमेंट्स भी वो अपने आंखों से सही तरह देख नहीं पा रहे और वो अकेला ही उन बैट्स की खटिया खड़ी कर रहा था। इसी बीच हमारी कहानी प्रेजेंट से यू टर्न लेके
पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम पास्ट के सुबारू को और आसागिरी शियू को देखते हैं। सुबारू जो ट्रेनिंग कर रहा था तो शियू उसके पीछे आकर कहने लगा, सुबारू तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि तुम अपनी स्वॉर्ड को इतनी तेजी से घुमाते हो और तुम्हारी जो ब्रीदिंग होती है वो भी स्टेबल होती है और तुम डिस्ट्रैक्ट भी बिल्कुल भी नहीं होते, और इसी प्रिसीजन की वजह से आज तुम देखो तुम टॉप 1 पर हो, मगर तुम्हारी स्वॉर्ड एंगल में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। सुबारू कहता है कि स्वॉर्ड एंगल आखिर किस बला का नाम है, जो कि शियू सुनकर कहने लगा कि वाकई में तुम्हें सच में नहीं पता कि एक स्वॉर्ड एंगल क्या होता है। अब मुझे ये बिल्कुल भी मत बताना कि तुम अपने एनिमीज के अटैक को 3 स्टेप्स देखकर अपनी बॉडी को एडजस्ट करके उन पर हमला करते हो, मतलब कि साले तुम उनका फ्यूचर पढ़ पा रहे हो। कमाल हो भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड निकले। और सुबारू भी डिसएग्री नहीं करता, वो भी कहता है कि एंगल का उसे कुछ भी नहीं पता, बस वो एक नेचुरली प्रोडिजी है। प्रोडिजी का मतलब होता है एक बंदा जो कि टैलेंट के साथ पैदा हुआ होता है। शिव उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, मगर सुबारू उससे कहता है कि एंगल ना सीखना, इससे तुम मर सकते हो क्या। तो शिव कहता है कि तुम आज तक जिंदा कैसे हो, मुझे अब इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा। मगर शिव कहता है कि वो जो भी कर पा रहा है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, हालांकि उसके साथ बहुत ज्यादा ज्ञान है, मगर बस सुबारू से वो कहता है कि वो बस करते रहे। और जब सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो सुबारू बोला कि आज तक मेरे फाइटिंग पैटर्न को शियू नहीं समझ पाया तो ये लोग क्या समझ पाएंगे। मेरी आंखें चील की निगाहें हैं, मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज मेरी ब्रीदिंग और मेरी डिस्ट्रैक्ट ना होने वाला फोकस है, यही चीज मुझे सब लोगों से अलग बनाती है। और अब वो अपने चैट के साथ भी अपना ज्ञान शेयर करने लगता है कि जब तुम वन आई बैट के साथ लड़ रहे होते हो तो उनकी आंखों को टारगेट मत करो और तुम्हें अटैक करने की भी पहले जरूरत नहीं, क्योंकि उनका नेचर ही कुछ ऐसा है जो कि तुम पर पहले अटैक करने के लिए आएंगे और सबसे पहले वो तुम्हारे सिर को टारगेट करेंगे। तो इस बात का मतलब ये है कि जितने ज्यादा वो होंगे तो उनको मारना उतना ही आसान रहेगा, जैसा कि अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और एक ही स्लैश के साथ वो 3 वन आई बैट को बीच में से काट देता है। चैट में जितने भी लोग थे तो उनको घंटा समझ में नहीं आ रहा था, और ये सुबारू को पता था, क्योंकि आइस स्वॉर्ड मास्टर शियू भी उसकी फाइटिंग पैटर्न को समझ नहीं पाया, तो ये लोग क्या समझ पाएंगे। मजीद चैट इंसिस्ट करने लगती है कि क्या वो प्रैक्टिस लाइव स्ट्रीम कर सकता है, तो सुबारू कहने लगा कि उतना इसके पास टाइम नहीं है, मगर वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसकी टैलेंट नहीं है, मतलब कि वो अच्छे से समझा नहीं पाता। यूका सुबारू से कहती है कि अपना क्रेडिट एक्सेप्ट कर लो, जो कि इनबॉक्स में पड़ा होगा। सुबारू लगभग उसके बारे में भूल ही गया था और वो कहते हैं कि हाँ शुक्रिया याद दिलाने के लिए, मगर जब वो टैब खोलता है तो वो एकदम से हैंग हो जाता है। स्ट्रीम पर लोग पूछने लगे कि क्या ये लैग कर रहा है क्या, या फिर इसका इंटरनेट ही चला गया। तो कुछ सेकंड्स के बाद वो बात करने लगा कि मैं कहां से इसे क्लेम करूं, तो वो सारे सुबारू का मजाक उड़ाने लगे। वो कहते हैं कि बंदा तो ये कमाल का है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये अब भी 90s में बैठा हुआ है। वो उसे गाइड करते हैं और जैसे सुबारू उनको फॉलो करता है तो वो अपने क्रेडिट को क्लेम करने तक पहुंच जाता है और उसे क्लेम कर लेता है। सुबारू हेल्प के बदले थैंक यू भी कहता है और अब लाइफ पर टोटल 20 बंदे हो गए थे। सारे लोग कहते हैं कि क्या अब वो रुकने वाला है क्या, मगर सुबारू में अब भी स्टेमिना होता है। वो कहता है कि 1 लास्ट पुश, बस फिर वो लाइफ को एंड कर देगा। जबकि अगली और सीन दोबारा जब यूका और व्हाइट पर आता है तो यूका तो बड़ी ही जोर से कंपनी में चिल्ला रही थी। व्हाइट तो कान बंद कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से जब औरतें चीखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई AK-47 से गोलियां चला रहा हो। यूका सुबारू को इनक्रेडिबल बयान करती है क्योंकि वो बहुत ही क्रेजी लड़ा। तो व्हाइट कहता है कि यहाँ पर क्रेजी तो तुम हो, वो नहीं। यूका कहती है कि उसके रिएक्शंस वैलिड हैं, क्योंकि वो खुद भी जानती है और व्हाइट भी जानता है कि इस तरह की स्ट्रीम उन्होंने काफी सालों से नहीं देखी और इस तरह स्ट्रीमर भी आज तक नहीं देखा गया। व्हाइट कहता है कि तुम इतनी ज्यादा उसकी तारीफें क्यों कर रही हो, वो तो जस्ट फ्लोर 2 पर है। तो जब वो और चिल्लाने लगती है तो व्हाइट कहता है कि ठीक है मैडम जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। यूका तो यहाँ तक उसकी फैन बन गई थी और वो बोलती है कि ये किसी और यूनिवर्स का तो नहीं है ना, ये हमारे अर्थ का ही एक टैलेंटेड प्लेयर है ना। तो मजीद उसकी तारीफें करके उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। जो कि देख व्हाइट कहता है कि जब भी बात नारुकामी सुबारू की आती है तो ये यूं ही पागलों की तरह हरकतें करती है। अब वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही थी और वो होसोई सुबारू जो कि प्रेजेंट की बॉडी का ऑनर है, उसके साथ शादी तक को करने के लिए तैयार हो गई है। और सबसे बड़ा रीजन कि वो उसको अब अपनी कंपनी के लिए जरूर रिक्रूट करेगी, जिस पर पीछे से व्हाइट बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं साली बूढ़ी औरत, तुम एक पीडोफाइल बनोगी, तुम्हें क्या पता कि उस मास्क के पीछे एक बच्चा है। और एक बात, वो कभी भी हमारे कंपनी का हिस्सा नहीं बनेगा। उसकी व्यूवरशिप को देखो यार, मानता हूँ नारुकामी सुबारू बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन उतना भी नहीं, देयर इज नो वे। मगर वो विक्टिम कार्ड खेल कर बोलती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी आंखें मेरी मर्जी, जिस पर व्हाइट कहता है कि अब तो वो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर कुछ कहेगा तो इसके सो कॉल्ड भाई आ जाएंगे जो कि कहीं से भी टपक सकते हो और मेरी फील्डिंग सेट कर देंगे, क्योंकि विमेन कार्ड भाई। मगर वो उसके बबल से उसे बाहर निकालकर बोलता है सबसे पहले तो उसे कंपनी के हेड को मनाना पड़ेगा, जिस पर वो उससे कहती है कि वो अपने कहे हुए अल्फाज वापस ले ले, क्योंकि नारुकामी सुबारू उससे तो ज्यादा बेटर है, जो कि हर वक्त गैम्बलिंग ही करता रहता है। मगर यूका व्हाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट करती हुई बोलती है कि बस देखते जाओ मैं कैसे डिपार्टमेंट के चीफ को मनाती हूँ। जब ये सीन दोबारा सुबारू पर आता है तो वो उस डंजन के एंड तक पहुंच चुका था। वो अब अपने सामने एक बड़ा सा दरवाजा पाता है और उसे समझ में आ गई कि यही यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। जो ही वो बड़ा दरवाजा वो खोलता है तो उसको सामने एक वॉरियर वुल्फ नजर आता है, जिसे देखकर चैट में जितने भी लोग जिन्होंने ये स्टेज क्लियर किया था तो वो उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वॉरियर वुल्फ के साथ वो एक बहुत बड़ा रोस्टर भी है जो कि तुम्हें सूंघ कर बता सकता है कि तुम एक वॉरियर बनने के लायक हो भी या नहीं। मतलब कि प्लेयर बनने के लिए तुम्हारे में एक वॉरियर स्पिरिट होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों में कम थी, इसलिए
इसलिए ये वुल्फ उनका मजाक उड़ाता था कि इनमें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ही कम है। चैट में एक बंदा बोलता है कि इस वुल्फ ने तो उसे हिजड़ा बुला दिया था, वो भी ये कहकर कि उसे शिलाजीत की जरूरत है ताकि उसमें मर्दांगी नजर आए, इसलिए बचकर फाइट करने से ज्यादा ये बंदा रोस्ट करता है। इसकी रोस्टिंग से ही लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद एक और बंदा सुपर चैट करता है और वो बोला कि वो 3000 क्रेडिट पॉइंट देगा अगर वो वुल्फ को बैटल में डिफीट करता है तो, और बस क्रेडिट पॉइंट्स देखकर ही सुबारू उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रो एक्चुअली डोंट केयर कि उसको क्या होगा, बस उसे क्रेडिट पॉइंट्स ही चाहिए भाई। जब सुबारू उस वुल्फ से लड़ने के लिए करीब गया तो वो वुल्फ उसे सूंघकर उठ जाता है और वो बोला कि एक नया कस्टमर आया है, कहाँ गया मेरा माइक, इसको तो कैरेमिनाटी स्टाइल में रोस्ट करूंगा। वॉरियर वुल्फ के उठते ही सिस्टम सुबारू से कहता है कि अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वॉरियर वुल्फ तुम्हें एक्नॉलेज करे। अब सुबारू क्या करेगा, लेकिन उससे पहले वॉरियर वुल्फ सुबारू को जब देखता है कि यहाँ पर अकेला है तो वो सुबारू से पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर अकेले आए हो क्या। तो सुबारू रिस्पॉन्स में कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हैं, क्या तुम्हें कोई और नजर आ रहा है। बाद में जब वही वॉरियर वुल्फ सुबारू को सूंघता है तो वो बोला कि तुम काफी ही मजाकिया हो, मगर इस बात को मैं इसलिए ही जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम में एक ग्रेट वॉरियर की स्पिरिट है। जो कि सुनकर चैट में सभी लोग जेलस होने लगे क्योंकि यहाँ पर वॉरियर वुल्फ सुबारू को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है कंपेयर टू उन लोगों में जिसको वॉरियर वुल्फ ने हिजड़ा बुला दिया था। अब सुबारू वॉरियर वुल्फ के सूंघने और ग्रेट वॉरियर की स्पिरिट लॉजिक के बारे में भी हमें बताता है कि वॉरियर वुल्फ दरअसल तुम्हारी बॉडी की बदबू को नहीं सूंघता कि तुम गंदे हो तो तुम्हें गंदा ही बुलाएगा या फिर तुम साफ हो तो तुम्हें साफ ही बुलाएगा, बल्कि वो एक पर्सन के एसेंस को सूंघता है कि इस पर्सन में कितनी ज्यादा हिम्मत है, ये दिल का कमजोर है या फिर ये एक वॉरियर है। और अब बात आती है कि सुबारू का वो वॉरियर वुल्फ क्या करेगा, तो कुछ भी नहीं। वॉरियर वुल्फ सुबारू से कहता है कि तुम में ऑलरेडी ही क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी एक ग्रेट वॉरियर की, तो तुम इस टावर के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो, तो तुम्हें मैं जाने दे सकता हूँ। और नेक्स्ट फ्लोर में जाने का ट्रायल इसी तरह ही खत्म हुआ। वॉरियर वुल्फ सुबारू को जाने देता है और लाइव चैट में सभी लोग ही वॉरियर वुल्फ को गे बुलाते हैं क्योंकि उसको सुबारू बहुत ज्यादा पसंद आया। कुछ लोगों को तो अपनी आंखों और अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि भला वॉरियर वुल्फ इस तरह भी कर सकता है। सुबारू अपना सिर खुजाता हुआ हमें एक सीक्रेट बताता है कि जब वो अपनी पास्ट लाइफ में यहाँ पर आया था तो वॉरियर वुल्फ ने उसको इस तरह आसानी से जाने नहीं दिया था, और अब वो अपने टास्क के बारे में भी वॉरियर वुल्फ को बताता है। ट्रायल उसका मेन गोल नहीं था, बल्कि मेन गोल तो वही वॉरियर वुल्फ था जिसके साथ लड़ने के लिए वो यहाँ पर आया है। वॉरियर वुल्फ भी उसकी कही हुई बातों को दोहराता है कि मैं, तुम भला यहाँ पर मेरे लिए क्यों आए हो। तो सुबारू बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और वो वुल्फ से कहता है कि किसी ने उसको कमीशन देने का वादा किया है कि अगर वो वॉरियर वुल्फ को मार डालता है तो उसको 3000 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके साथ वॉरियर वुल्फ सहमत है और वो कहने लगा कि अब जब के सुबारू ने इरादा कर लिया है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, चलो अब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करते हैं। और एक ग्रेट वॉरियर से उसे यही उम्मीद थी, वो बैटल से बिल्कुल बुजदुलों की तरह नहीं भागता। जिसके बाद अगला सीन अजूरे कंपनी पर आता है। व्हाइट और यूका कंपनी के हेड के सामने खड़े होते हैं और वो लोग सुबारू को ही लेकर बात कर रहे थे। कंपनी का हेड इतना भी खड़ूस नहीं होता, उसकी एक फ्रेंडली वाइब होती है, इसलिए वो यूका की बात को सुनने के लिए राजी होता है। मगर वो पूछने लगा कि चलो उसके व्यूअर्स कितने हैं ये बताओ, जिस पर व्हाइट कंपनी हेड जॉन से कहता है कि टोटल 20 बंदे होंगे। मगर यूका उससे कहती है कि झूठ मत बोलो क्योंकि उसके 30 व्यूअर्स हैं। और ये कहते हुए वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी, जैसे कि ये स्ट्रीमिंग की लाइफ में एक बहुत बड़ा नंबर बता रही हो। व्हाइट अपने मन ही मन में यूका से कहता है कि उससे बड़ी बेवकूफ लड़की व्हाइट ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। अजूरे कंपनी का हेड जॉन कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कोई प्रैंक करने के लिए तो नहीं आए हो ना, क्योंकि एक 20 बोल रहा है और एक 30। तुम दोनों को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये लो नंबर्स हैं। अब हमें आखिरकार व्हाइट का नाम भी पता चलता है। व्हाइट का नेम हारू होता है और कंपनी हेड हारू और यूका को दरअसल एक टास्क दिया था। दरअसल उन दोनों को एक परफेक्ट कैंडिडेट को ढूंढना था जो कि उनके कंपनीज के सेल्स को स्काई रॉकेट कर सके। यूका से उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हारू जो था वो यूका के साथ होकर भी गैम्बलिंग्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था, तो उसकी आदत भी संवारने के लिए मैनेजर ने हारू और यूका को एक ही टीम में रख दिया। मगर अभी ये दोनों बहुत दिनों के बाद एक ऐसे बंदे को उसके सामने पेश कर रहे हैं जिसको टोटल 20 से 30 बंदे देखते हैं। तो यूका मैनेजर से कहती है कि सर 20-30 नहीं बल्कि पूरे 30 बंदे उसे देखते हैं, आप उसके व्यूअर्स डाउन मत कीजिए। जिससे मैनेजर जॉन को गुस्सा आया और वो बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वो 20 हो 30 हो स्टिल वो कम है। मैनेजर जॉन फ्रस्ट्रेट होकर यूका से कहने लगे कि वो खुद लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं शुरू कर दी थी, उसके पास टैलेंट है, वो लड़की है, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगेंगे और उसकी फैन फॉलोइंग भी बन जाएगी। कि तभी अपने मैनेजर की बात को बीच में ही काट कर यूका बोलती है कि चीफ मेरी बात जरा सुनिए। हारू को तो ये एक बुरा सपना लग रहा था क्योंकि यूका इतनी प्रेसिस्टेंट है कि वो मैनेजर की बात को भी बीच में रोक कर अपनी बात सुनाने लगी। हारू बोलने लगा कि वो कभी भी प्यार में नहीं पड़ेगा, वरना यूका की तरह ही वो दोगलापन करेगा। अब चलो उस बात को जानते हैं कि यूका ने अपने मैनेजर को तक रोक दिया। तो यूका बताती है कि मैनेजर मैंने अभी उसकी लाइव स्ट्रीम को चेक किया और उसके व्यूअर 30 से 40 हो गए, जिस पर मैनेजर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से इन्फर्नो बन जाती है और हारू मैनेजर
मैनेजर जॉन से कहता है ब्रीथ ब्रीथ डीप ब्रीदिंग। ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती मैनेजर। इसी बीच हमारा सीन दोबारा से सुबारू पर आता है। सुबारू वुल्फ के साथ फाइट करने के लिए एकदम रेडी था और वुल्फ भी जब अपने नोकीले पंजे बाहर निकालता है तो उससे भी पता चल गया कि वुल्फ भी सुबारू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। सुबारू पहले तो खुद को काम डाउन करता है ताकि फाइटिंग के बीच में वो ओवर थिंकिंग ना करे, क्योंकि वुल्फ वॉरियर को वो कम आंकने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा और वो डीमन ब्लेड को बाहर निकालकर उसकी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपने मन ही मन में खुद को तसल्ली देकर बोला, हालांकि ये उसकी न्यू बॉडी है लेकिन वो उसी तरह ही लड़ेगा जिस तरह वो हमेशा लड़ता आ रहा है। जो ही बातें खत्म होती है तो वुल्फ वॉरियर सुबारू पर झपट्टा मारता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट था और जो लोग लाइव देख रहे थे वो तो उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए। मगर हमारी सुबारू की बात अलग है, क्योंकि वो उसके अटैक को रोक देता है। जब वुल्फ वॉरियर दोबारा से पंजा मारता है तो दोनों के बैटल से शॉक वेव्स निकल रही थी, मगर हमने ये भी नोटिस करा कि सुबारू पीछे स्लोली धकेला जा रहा था, जिससे सुबारू को ये बात तो पता चल गई कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो वॉरियर वुल्फ उससे भी स्ट्रॉन्ग है। वो यहाँ तक ये कह देता है कि जितनी स्ट्रेंथ उसमें है तो शायद से वो इस वॉरियर वुल्फ को हरा दे, मगर हाउएवर उसके पास एक दूसरा प्लान मौजूद होता है। मगर उससे पहले वॉरियर वुल्फ उससे कहता है कि तुम एक ट्रूली वॉरियर हो, और ये कहकर वो इस बारी एक दमदार सा ब्लो सुबारू पर करने वाला था, मगर सुबारू उसको देखते ही डॉज कर लेता है। मगर चाहे सुबारू एक ट्रूली वॉरियर हो या ना हो, वुल्फ उसको यही बताता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं। और अगेन वुल्फ वॉरियर ने सुबारू पर हमला किया और सुबारू ने काउंटर में उसके अटैक को रोक दिया। इस बारी का जो अटैक था इससे चैट भी बहुत ज्यादा क्रेजी मैसेज करने लगी। वो कहने लगी कि कभी भी उन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वॉरियर वुल्फ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई मूवी देख रहे हो। वॉरियर वुल्फ के अटैक से धकेलते धकेलते सुबारू एकदम कॉर्नर में खुद को पाता है। खुद को कॉर्नर में पाकर सुबारू अपने मन ही मन में हमें एक बात बताता है कि जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हें तरीकों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, ना कि बस तुम ये सोचो कि तुम में हिम्मत है, स्ट्रेंथ है तो तुम हार ना मानो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम जब सुबारू को नेक्स्ट पैनल में देखते हैं तो वो कुत्तों की तरह हाफ रहा था, जो कि देखकर वुल्फ वॉरियर उससे कहता है कि बहुत खूब, तुम जितना मुझसे लड़े तो मैं ये खुलकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ लड़कर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मगर अब इस बैटल को फिनिश करने का वक्त आ गया है। ये कहता हुआ जब वो उस पर फाइनल ब्लो करता है तो अब की बार वो सिर्फ अपनी मुंडी को साइड करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा उस वॉरियर वुल्फ के आंखों में आंखें डाल करके वो बोला, मैं अब तक अपनी लिमिट पर नहीं पहुंचा, और अगर बात की जाए इस बैटल की तो तुम्हारे अटैक्स पावरफुल तो हैं, लेकिन तुम्हारा बैटल करने का तरीका बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को बड़े ही आसानी से पढ़ रहा हूँ, बस कुछ देर तुमसे फाइट करके मुझे तुम्हारे फाइटिंग पैटर्न के बारे में पता चल गया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पैटर्न को इतनी अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि आंखें बंद करके भी मैं अटैक को डॉज कर सकता हूँ। और ये कहकर फाइनली सुबारू उस पर अपना अटैक लैंड कर देता है, जिससे वो अपनी डीमन ब्लेड से उस वॉरियर वुल्फ की छाती को फाड़ देता है और बाद में उसकी गर्दन को काटकर वॉरियर वुल्फ का वो काम तमाम कर देता है। मरने से पहले दोबारा से वॉरियर वुल्फ उससे कहने लगा कि तुम वाकई में एक रिमार्केबल वॉरियर हो, और सुबारू के साथ लड़ने में वॉरियर वुल्फ को बड़ा ही मजा आया। पूरी तरह दम तोड़ने से पहले वॉरियर वुल्फ अपना नाम भी बताता है, जो कि वो हर किसी को नहीं बताता, और उसका नाम ग्रेग होता है, और गिरकर सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि सुबारू ने वुल्फ वॉरियर ग्रेग को हरा दिया है और इसके बोनस पॉइंट्स भी उसे मिलेंगे। और अब चैट की बारी होती है। चैट में तो सुबारू की एक तरफ चर्चा चल रही थी और दूसरी तरफ सुबारू को एक चीटर बुलाया जा रहा था। चर्चा इसलिए चल रही थी क्योंकि उसने वॉरियर वुल्फ ग्रेग को हराया है, और चीटर उसे इसलिए बुलाया जा रहा था क्योंकि उनको लगा कि धूल मिट्टी उठकर उसने जरूर कुछ अंदर ऐसा किया है जिससे ग्रेग को उसने फाइट में हरा दिया। मगर सुबारू चैट से कहता है कि लाइव चल रही थी और उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वुल्फ वॉरियर ग्रेग को उसने अकेले ही हराया है। और अगर अब व्यूवरशिप की बात की जाए तो वो 40 से 56 पर चली गई थी। मिशन कंप्लीट हो जाता है और रिवॉर्ड के हिसाब से 3000 क्रेडिट पॉइंट उसे दे दिए जाते हैं। अभी के लिए सुबारू इस क्रेडिट पॉइंट को यूज तो करना चाहता है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, इसलिए वो सेफ वॉलेट में इस 3000 क्रेडिट पॉइंट्स को अपने बाकी क्रेडिट पॉइंट्स के साथ सेव कर लेता है। और जब अगले पल वो दरवाजा खुलता है तो ट्रायल के फिनिश करने के रिवॉर्ड में और बोनस पॉइंट्स की वजह से उसको सिस्टम बहुत सारी क्लास चूज करने को देता है, जिसमें विंड, आइस, अर्थ, वाटर, पॉइजन, सोल, नेचर सब ट्रायल्स मौजूद थी। मगर जो सुबारू को चाहिए तो वो तो थंडर ट्रायल है, और थंडर ट्रायल की ओर देखकर चैट उससे कहती है कि अब पता चलेगा कि तुम्हारा नाम नारुकामी सुबारू तो तुमने रख दिया है, मगर तुम थंडर ट्रायल को चूज करोगे या नहीं ये अब डिपेंड करेगा। जिस पर सुबारू उससे कहता है कि इस टावर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको सुबारू ओवरकम नहीं कर सकता, और ये कहकर थंडर ट्रायल को वो एक्सेप्ट कर लेता है। जब हम अजूरिया कंपनी पर दोबारा वापस आते हैं तो हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब सुबारू ने उस वॉरियर वुल्फ ग्रेग को हरा दिया था। यूका के साथ अब हारू और चीफ जॉन अब बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। उनको सुबारू बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी जीत का जश्न भी मना रहे थे। यूका कहती है कि चीफ देखा अब उसके व्यूअर्स 60 हो चुके हैं, इसकी स्ट्रीम रैपिडली ग्रो कर रही है, वरना तो फ्लोर 2 में किसी के भी इतने व्यूअर्स नहीं गेन होते, और ना ही फ्लोर 2 तक किसी को सुपर चैट्स के थ्रू एक मिशन दिया जाता है, जो कि अब कुल मिलाकर 3 से 13 हो चुकी है। मैनेजर जॉन यूका से कहता है कि अब तुम्हारी बात को मुझे मानना ही पड़ेगा, ये बंदा वाकई में इनक्रेडिबल है, इतना इनक्रेडिबल कि इसने वुल्फ वॉरियर ग्रेग को तक हरा दिया, जो कि कभी भी हिस्ट्री में नहीं हराए गए। मगर उन सब पॉइंट्स को मुद्देनजर पर रखकर एक ये पॉइंट भी होता है कि ये अब तक फ्लोर 2 पर है, जिसका मैनेजर जॉन को कुछ भी पता नहीं कि आगे फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसे स्ट्रीमर को हायर नहीं करना चाहते जो कि बीच में ही मुश्किलों का सामना करके अपनी स्ट्रीमिंग लाइफ को छोड़ दे। वो रिस्क
बिल्कुल भी नहीं लेगा। मगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर यूका समझ गई और वो चीफ जॉन को एक प्रपोजल देती है जो कि एक बेट होता है। यूका बहुत ही बड़ा बेट लगाती है। उसके हिसाब से अगर सुबारू थंडर ट्रायल को ऑब्टेन नहीं कर पाता तो वो हारू और उसके सैलरी को 5 सालों तक स्टिल रख सकता है। मतलब के साल के बाद उनकी सैलरीज बढ़ने वाली होती है और यूका अपनी सैलरी की बेट लगा देती है। मगर वो अपने साथ हारू को भी इस बेट में फंसा देती है, मगर सिर्फ उसके फेवर में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यूका कहती है कि अगर वो उसको सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लेता है तो फिर विदाउट एनी डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट साइन उसके साथ हमें करना होगा। हारू फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मैनेजर जॉन, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे अपने पैसे नहीं गंवाने, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम है। आप दोनों को बेट लगानी है लगाओ, मुझे बीच में मत घसीटो। मगर मैनेजर जॉन तब तक यूका की बात के साथ एग्रीड कर चुका था, क्योंकि उसको भी पता है कि अब तक जिसने भी थंडर ट्रायल को ऑब्टेन करा है तो वो सिर्फ एक ही बंदा था और वो ओरिजिनल नारुकामी सुबारू था। इसलिए वो यूका को सावधान होने का भी कहता है, क्योंकि उसने बहुत ही एक खतरनाक बेट जो लगा दी है। मगर यूका मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे सर, पता तो तब चलेगा ना जब वो अंदर जाएगा और रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तो रिस्पॉन्स में मैनेजर जॉन बोलता है, चलो अगर तुम्हें अपने बंदे पर इतना यकीन है तो तुम्हारी बेट को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और बेचारे हारू के तो मुंह पर हाथ रखकर उसे कुछ बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, बस उसे फोर्सफुली एग्रीड करना पड़ रहा था। जो ही सुबारू थंडर ट्रायल के फ्लोर पर आता है तो उसके आने से पहले ही मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वो लगभग आते ही मर चुका था, मगर एक फेल्कन नामी बंदा आया जिसने सुबारू की जान बचाई। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ट्विस्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस ट्विस्ट से मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। थंडर ट्रायल के फ्लोर पर ये जितने भी आप लोग देखोगे तो ये सारे के सारे सिस्टम के थ्रू बनाए गए हैं, मतलब कि ये सारे लोग फेक हैं। बस ये थंडर ट्रायल के स्टोरी का एक पार्ट है। तो आगे से जो भी मरेगा और जैसे सुबारू थंडर ट्रायल को ऑब्टेन करेगा तो ये सब के सब सुबारू के एक सपोर्ट कास्ट होंगे। ये सिर्फ सुबारू के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स आए थे वो भी थंडर ट्रायल को ऑब्टेन करने के लिए, तो उन सब लोगों ने इन लोगों को देख रखा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अब इस फ्लोर में क्या होगा, मगर उनको क्या पता कि अब फ्लोर में नारुकामी सुबारू आया है तो उनको बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, तो अब जिस चीज से फेल्कन ने सुबारू की जान बचाई थी तो वो एक बहुत बड़ा टाइटन था। फेल्कन सुबारू से कहता है कि तुम्हारे होश उड़ गए हैं क्या, वो भी इतने बड़े टाइटन को देखकर कि तुम बस इसे देखते ही जा रहे हो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, यहाँ से भागो वरना तुम मारे जाओगे। मगर जहाँ तक सुबारू की बात हो रही है तो वो इस टाइटन को देखकर बड़ा ही हैरान था। वो कहने लगा कि आखिर ये टाइटन यहाँ पर क्या कर रहा है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन के थ्रू बताता है कि अब सुबारू को टाइटन के एक फ्रेगमेंट को मारना होगा। इन सब नजारों को देखकर सुबारू के साथ साथ उसकी जितनी भी चैट्स थी तो वो लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए, क्योंकि ये टाइटन का यहाँ पर होना ये बात सेंस इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ये टाइटन फ्लोर 4 का टेस्ट ट्रायल है। मगर इनको फ्लोर 2 पर देखकर ये लोग खुद भी कंफ्यूज हुए कि अब आखिर ये क्या हो रहा है। कि तब तक टाइटन सुबारू को अपना टारगेट बना चुका था और बस उसको मारने के लिए तैयार था। सुबारू बस उसको देखता ही जा रहा था और अपने दिल ही दिल वो कंफ्यूज होकर बोलने लगता है, शायद से ग्रेग को हराने के बाद सिस्टम्स में कुछ चेंजेस आ गई हैं, इसलिए तो फ्लोर 4 का ये बॉस लेवल का जो टाइटन है तो ये फ्लोर 2 पर सुबारू को फेस करना पड़ रहा है। मगर मामला कुछ भी हो, सुबारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही चैट को घंटा कुछ समझ में आ रहा था। और जब टाइटन सुबारू पर जोरदार हमला करता है तो उसको बड़े ही स्टाइल से सुबारू डॉज कर लेता है। हालांकि उसका अपोनेंट बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन उसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है और इस टाइटन के अटैक पैटर्न बिल्कुल उसको ग्रेग की याद दिला रही है, क्योंकि दोनों पावरफुल तो हैं लेकिन इसके अटैक पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सुबारू को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो टाइटन के अटैक्स को आता हुआ पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रहा है तो टाइटन कुछ भी कर ले लेकिन सुबारू पर उसका अटैक लैंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सुबारू अब तक वहाँ पर खड़ा था और फेल्कन यही देखकर उसके पास आकर उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हारी जान बड़ी ही मुश्किलों से बचाई है तो तुम क्यों मौत को दोबारा से बुलावा दे रहे हो, जल्दी से जाकर एक सेफ जगह पर चले जाओ। मगर हमारे सुबारू के लिए फेल्कन एक इंटरफेरेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं था। सुबारू ठान लेता है कि फेल्कन के पहुंचने से पहले ही वो टाइटन को मारना चाहता है, वरना तो फेल्कन इंटरफियर करेगा और फिर फाइट उसको लड़नी पड़ेगी और साथ में फेल्कन को भी उसे बचाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए पहले से ही वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वो अटैक करने के लिए एकदम रेडी होता है, लेकिन वो पहले टाइटन को दोबारा से अटैक करने को देता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि वो उसके वेपन पर चढ़कर टाइटन की गर्दन तक पहुंचना चाहता है। वो उसके वेपन पर प्रेस करते हुए स्पीड बढ़ाता है और उसकी गर्दन पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने एक बहुत ही लंबी छलांग मारी जिसको पीछे से फेल्कन भी देखकर बड़ा ही सरप्राइज हुआ। वो टाइटन जिसमें दिमाग कम है तो वो बस हमारे सुबारू को देखता ही जा रहा था। सुबारू टाइटन के गर्दन पर जब लैंड करता है तो सुबारू बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता और स्वॉर्ड उसमें घुसेड़ देता है, जिससे टाइटन की चीखें निकल जाती हैं और सुबारू उससे गुस्से से बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि दर्द क्या होता है। अब ज्यादा चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दर्द थोड़ी देर तक ही रहेगा और फिर बाद में तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। ये कहता हुआ वो टाइटन अपना दम तोड़ देता है और सीधा अपने मुंह के बल गिरता है। टाइटन्स के फ्रेगमेंट को मारने के बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आकर चैट पर सभी लोगों को बड़ा ही हैरान कर देता है, क्योंकि ये फ्लोर 2 था मगर सिस्टम बताता है कि फ्लोर 4 के टाइटन को हराने पर उसको कांग्रेचुलेट करता है। इस बग से सीधा हमारे सुबारू को ही फायदा मिलता है, क्योंकि उसका लेवल 3 गुना ज्यादा बढ़ता है और साथ में उसकी स्टैट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और जो उसको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं तो वो टोटल 4000 होते हैं। इसके अलावा उसको टाइटन हार्ट का फ्रेगमेंट भी मिलता है और साथ में उसको एक आइटम भी मिलता है जो कि थंडर होता है। फेल्कन का मुंह अभी तक खुला का खुला था, क्योंकि आखिर एक बंदा अकेले एक टाइटन को कैसे मार गिरा सकता है, वो भी एक ही बार में, और उसे
सेम रिएक्शन चैट की भी थी। वो तो कहने लगी कि ये तो सच में सिस्टम इसको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, रिवॉर्ड भी इसको काफी ज्यादा मिला, फ्रेगमेंट्स भी मिली, आइटम भी मिला और इसका लेवल भी 3 गुना ज्यादा बढ़ा। वो लोग सुबारू से काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे। फैल्कन जो कि अब तक सुबारू को ओए बुला रहा था, तो अब उसके मुंह से सर निकलता है, जो कि देखकर चैट पर सभी लोग बोलते हैं कि इसको रंग बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जब फैल्कन को पता चला कि जिस बंदे की उसने जान बचाई है तो उसे किसी की भी जरूरत नहीं। अब फैल्कन सुबारू के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुबारू उससे कहता है कि क्या तुम देखकर नहीं बता सकते, मैं यहाँ पर टाइटन्स को गिराने के लिए आया हूँ। इस सैवेज लाइन को सुनकर चैट्स बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि उनको सुबारू का फाइटिंग स्टाइल भी पसंद है और अब उसका एटीट्यूड, जो कि सब लोग उसे घमंडी बुलाते थे, तो वो भी पसंद आने लगा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लोर 2 के सिस्टम्स के टाउन पर जाकर देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और टाउन में सिस्टम के थ्रू वो लोग जी रहे थे। और अगर बात की जाए हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की, तो उसी टाउन के एक कमरे में उसने अपना प्लेयर टैब पकड़ा हुआ था। वो चैट्स पढ़ रहा था जिसमें सभी लोग यही इंसिस्ट कर रहे थे कि उसको क्या रिवॉर्ड मिला है, तो वो सब लोग देखना चाहते हैं और वो भीख तक मांग रहे थे कि प्लीज उन लोगों को जीते हुए रिवॉर्ड्स को देखना है। सुबारू कहता है कि वो खुद भी क्यूरियस है, तो चलो साथ मिलकर देखते हैं। और जब वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है तो सबसे पहले तो वो द टाइटन हार्ट की रिंग दिखाता है, जो कि एक रेयर आइटम होता है, जो कि स्टेमिना को इंक्रीज करता है और साथ में हीलिंग एफिशिएंसी जो होती है वो भी काफी कमाल की करता है। सुबारू उसे देखकर अपने मनी मन कहने लगा कि इस टाइप की एक्सेसरीज आइटम जो होती है, तो एक तो इससे बंदा स्टाइलिश लगता है और दूसरा उसकी फिजिकल एबिलिटीज पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और जैसे उसके पास डीमन ब्लेड है, तो ये आइटम मानो उसी के लिए ही बनाई गई हो, ये उसके बड़े ही काम आने वाला है। इसके अलावा वो जो दूसरा आइटम उसे मिला था थंडर, तो वो एक आर्मर होता है। ये भी एक रेयर आइटम है जिससे वो थंडर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार एक दिन में। और टोटल जो उसके यूसेज है वो सिर्फ 3 बार है, मतलब एक दिन में एक यूज कर दिया तो तीसरे दिन पर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबारू के आंखों में ये इतना रेयर आइटम तो नहीं होता, लेकिन चैट में सभी लोग इसके स्टाइल को देखकर बड़ा ही इससे इंप्रेस हो गए कि ये आर्मर तो बड़ा ही हॉट है। ऊपर से 3 बार वो थंडर का इस्तेमाल कर सकता है, ये तो और भी अच्छा हुआ। जो ही वो उस आर्मर को पहनता है तो एक और मिशन उसे दिया जाता है। ये और किसी से नहीं बल्कि यूका थी, लव मनी। वो उसको 5000 क्रेडिट देने के लिए तैयार थी अगर वो थंडर को, मतलब कि थंडर एबिलिटी को ऑब्टेन कर ले, जो कि सिर्फ वन एंड ओनली नारुकामी सुबारू की ही एबिलिटी थी और उसके बाद किसी और ने उसे ऑब्टेन नहीं करा और ना ही कर सकता था। जिसके बाद हारू और मैनेजर भी चैट्स करते हैं। मैनेजर उसको सेम मिशन के 3000 देता है तो हारू उसे 5000 दे देता है। और इसके अलावा बाकी और लोग भी होते हैं जो कि उसे टोटल 7000 और 10000 तक भी देने को तैयार थे, वो भी थंडर ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद थंडर एबिलिटी को अचीव करने के लिए। ये देख करके इतने सारे लोग पैसे देने तक को तैयार हैं, वो भी थंडर एबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो सुबारू को एहसास होने लगा कि जितना वो खुद को पास्ट लाइफ में हम्बल समझता था, तो लोग उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे। इस वजह से तो सिर्फ एक एबिलिटी को लेकर इन लोगों की इतनी हाइप चल रही है। मतलब कि सुबारू खुद को ही कम आंक रहा था और उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके मरने के बाद लोगों के दिलों में अब तक उसके लिए एक जगह होगी, मगर आज वो ये खुद देख चुका है। जिसके बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और चैट पर जितने भी लोग थे तो उनको इस फ्लोर के बारे में पता था कि अब दरवाजे के उस पार कौन है, तो वो और कोई नहीं बल्कि फैल्कन और उसके कैप्टन पीलियस होते हैं। फैल्कन की इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि पीलियस नाइट का कैप्टन भी है और साथ में इस विलेज का चीफ भी है। साथ में पीलियस भी उस बंदे से मिलकर जिसने टाइटन को अकेले हराया है, तो उसको बड़ा ही अच्छा लगा, मगर उससे मिलने के अलावा भी एक और काम भी था, मगर वो इस कमरे में बैठकर बात नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर टाउन में चले गए। अब फैल्कन सारी सिचुएशन को बताता है कि टाइटन अचानक से ही अपीयर होने लगे और ये उन्होंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा था, जिसके कारण टाउन में जितने भी नाइट्स हैं तो वो 24/7 विलेज की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। टाइटन्स का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नाइट्स ने यहाँ वहाँ जाना भी एक्सप्लोर करना बंद कर दिया, क्योंकि वो एक बड़ी मुसीबत के होते हुए दूसरी मुसीबत को फेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इसलिए तो एक ऐसे बंदे से मिलकर जो कि एक आउटसाइडर है और वो उनके विलेज में आया है, वो भी इतने मुश्किल समय में, तो वो चाहकर भी खुद को इस बात से सोचने से रोक नहीं सकते कि वो ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ एक मसीहा है जो कि उनकी मदद करने के लिए आया है। अब पीलियस भी बीच में बोल पड़ा कि जब वो विलेज में नहीं था तो विलेज की प्रोटेक्शन सुबारू ने की थी, तो एक विलेज चीफ होने के नाते वो उसको अपना ग्रेटिट्यूड पेश करता है और मदद करने पर भी उसको अप्रिशिएट करता है। मगर सुबारू कहता है कि इतना सब कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं, जो उसको ठीक लगा बस उसने वही करा। अब पीलियस की एक्सप्लोरेशन से वो सुबारू को बताता है कि इस बार एक्सप्लोरेशन करते वक्त उनको टाइटन का लीडर भी मिला। पीलियस कहता है कि उसको हराने के बाद टाइटन सबके सब यहाँ से चले जाएंगे और ये मैटर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, मगर ये सिर्फ उसकी अपनी सोच है। मगर अपनी सोच के लिए भी उसे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उनको टाइटन को हराने में मदद करे। तो यहाँ पर सुबारू के साथ मिलने का भी रीजन यही था क्योंकि वो सुबारू की मदद लेना चाहते हैं। पीलियस हालांकि एक विलेज चीफ था, लेकिन वो फिर भी झुककर सुबारू से रिक्वेस्ट करता है कि इस रेड में सुबारू की मदद चाहिए, क्योंकि अगर एक ताकतवर बंदा टीम में होगा तो उनको अपने मिशंस में सफलता जरूर देखने को मिलेगी। चैट में सभी लोग पीलियस से कहते हैं कि पीलियस बिल्कुल भी मत मरना, और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, चैट को ये इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमर्स को देखा है जिन्होंने यही ट्रायल को फेस करना चाहा, लेकिन उसमें पीलियस हर बारी ही मारा गया, क्योंकि वो मदद करने के लिए तैयार तो होते, लेकिन बैटल के दौरान पीलियस हर बारी टाइटन के हाथों मारा जाता। और ये बात सुबारू को भी अब तक याद होती है कि अगर उसकी मेमोरीज गलत ना हो और चैट जैसा बता रही हो तो पीलियस नेक्स्ट स्टेज में मारा जाएगा। बाद में सुबारू पीलियस से कहता है कि एक विलेज चीफ होने के नाते आपको अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। सुबारू दोस्ती का
हाथ बढ़ाकर कहता है कि जरूर वो उनकी मदद करेगा, जिस पर पीलियस और फैल्कन दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसको चैट और सुबारू दोनों इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि है तो वो लेवल 2 पर मगर स्टेज 5 का दिखा रहा है। मतलब कि अगला पड़ाव जो है वो स्टेज 5 के लेवल जितना बराबर होगा। और अब अगले सीन में जब रेड शुरू हो जाती है और सारे लोग टाइटन के लीडर को मारने के लिए जा रहे होते हैं, तो सुबारू नोटिस करता है कि जैसे जैसे उसके व्यूअर काउंट्स बढ़ते हैं तो मैसेजेस भी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनको पढ़ना तक मुश्किल हो गया। और वो पहले से ही उन लोगों से माफी मांग लेता है कि अगर वो चैट्स को रीड नहीं कर पाया तो प्लीज वो गुस्सा ना करें। और अब पीलियस के साथ वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो टाइटन लीडर था। पीलियस उनको रोक कर कहता है कि वो जो सामने लेटा हुआ है तो वही टाइटन्स का लीडर है। और पीलियस बिना डरे उन लोगों से कहता है कि वो टाइटन के लीडर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि उन लोगों को मौका दे सकता है उस पर पीछे से वार करने का। पीलियस यहाँ तक अपने विलेज की प्रोटेक्शन के लिए खुद को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, मगर सुबारू के होते हुए ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पीलियस पूछने लगा कि आखिर किस चीज का वेट करना है, तो सुबारू उससे कहता है कि वो टाइटन लीडर अकेला बिल्कुल भी नहीं है। और यूं ही उसकी बात खत्म हुई तो जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे कि भूकंप हो। टाइटन लीडर उनको ऑलरेडी सेंस कर चुका था और लेटे लेटे ही अपनी आंख खोलकर उनके डायरेक्शन की ओर देखने लगा, वो भी बड़ी किलिंग इंटेंट के साथ। भूकंप की वजह ये थी क्योंकि जमीन के अंदर वो टाइटन बसे हुए थे और वो एक एक करके बाहर आ रहे थे और वो बहुत दर्जनों में थे। यहाँ तक कि पीछे से भी एक टाइटन अपीयर होता है जो कि उनका एक बंदा पकड़कर बीच में से फाड़ देता है। और यही देखकर पीलियस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि अगर सुबारू उनको टाइम से ना रोकता तो सभी लोग खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देते। मामला जैसे ही इंटेंस हुआ तो पीलियस अपनी अथॉरिटीज का यूज करके सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि उस पहाड़ी की ओर भागो और बिल्कुल भी पीछे मत देखना। और सभी लोग जो कि डरे हुए थे तो वो लोग पीलियस की बात को सुनकर उसी दिशा में भागने लगे, मगर सभी लोग तो वहाँ से बच निकलकर सही सलामत वापस नहीं जा सकते थे। इसलिए उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खोया, किसी का भाई मर गया तो किसी का कजन। बस वो पूरी जगह बेबस लोगों से भरी हुई थी जिनको अपनी जान की परवाह थी, और उन लोगों की भी जो कि उनके साथ यहाँ पर इस रेड में आए हैं। इसी बीच पीलियस दोबारा से उन लोगों से कहता है कि बिल्कुल भी मत रुकना, बस अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो, अगर तुम नहीं होगे उनके साथ तो उन पर क्या बीतेगी, और बस सीधा भागो। मगर वो उनको बिना किसी बंदे के बगैर तो नहीं भेज सकते थे, इसलिए फैल्कन को वो उनके साथ भेजने का ऑर्डर दे देता है। मगर उसी बीच हमारा सुबारू पीलियस के सामने ही खड़ा हो जाता है और उसी से ही कहने लगता है कि उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। पीलियस सुबारू को टाइटन के सामने खड़ा होता हुआ देखकर उनसे कहने लगा कि यहाँ पर जल्दबाजी से काम लेने की कोई भी जरूरत नहीं, वो वापस जाकर अपने ट्रूप्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे और दोबारा इन पर अटैक करेंगे, तो क्यों खामखा एक खतरा मोल लेना। तो सुबारू उसकी ही लाइन दोहराता है कि वो जाकर रीऑर्गेनाइज कर ले, वो यहाँ पर अकेला ही इनको संभाल कर रखेगा। पीलियस कंफ्यूज होकर अभी तक वहाँ पर खड़ा था, तो सुबारू उससे कहने लगा कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। कंफ्यूज हुआ पीलियस बोलने लगा कि आपका इस बात से मतलब क्या है। तो सुबारू उससे कहता है कि इस बात को दिल पर मत लो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ खड़े होगे तो मैं फ्रीली इन लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा, मुझ पर एक बोझ बनोगे। अगर वो वाकई में वापस नहीं जाना चाहता और दोनों को हैप्पीली मरता हुआ देखना चाहता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। पीलियस सुबारू की हर एक बात के साथ एग्रीड तो होता है, लेकिन एक बाहर वाले को वो इस तरह अकेले कैसे छोड़कर जा सकता है, जो कि उसकी टाउन को पहली बार प्रोटेक्ट किया है और फिर यहाँ पर रेड में भी उनके साथ आने के लिए राजी हो गया था, और अब वो उसे अकेला छोड़ दे, ये पीलियस से बिल्कुल भी नहीं होगा। मगर सुबारू कहता है कि मुझे अपने अल्फाजों को दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीलियस एक नाइट होने के नाते उसे पता है कि कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, तो वो सुबारू से वापस जाता हुआ यही कहता है कि वो बस होल्ड ऑन करे, वो जल्दी से जल्दी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करके यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आएगा। और बात सुनने पर सुबारू उससे थैंक यू बोलता है और एक बार फिर पीलियस सुबारू से थैंक यू बोलता है। सुबारू के आते ही वो बहुत सारे एहसानों में दब रहे हैं, वो बस जस्ट इतना ही कहता है कि प्लीज बी सेफ। और अब बैटल ग्राउंड पर सुबारू के अलावा और कोई भी नहीं होता। टाइटन्स जब सुबारू को नोटिस करते हैं तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं, मगर सुबारू उनके आने का वेट बिल्कुल भी नहीं करता और वो उन पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और करीब पहुंचते ही वो उन टाइटन्स से कहता है कि अब बिना दिमाग के टाइटन्स उससे लड़ने के लिए आएंगे। आते हुए वो दो टाइटन्स के पैरों के मसल्स काट देता है और फिर बाद में उनको मार डाल देता है, जिस पर सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करता है और साथ में उसे काफी अच्छे दमदार पॉइंट्स भी मिलते हैं। और बाकियों पर हल्ला बोल देने से पहले वो अपनी चैट से कहता है कि हालांकि ये एक ट्रायल टेस्ट है, लेकिन वो किसी को भी पीछे अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बात सुनकर चैट एकदम से पागल हो जाती है कि ये बंदा तो वाकई में एक क्रेजी बास्टर्ड है। जब सीन पीलियस पर आता है तो वो बड़ी ही जोर जोर से भाग रहा था, लेकिन एक पल के लिए रुककर वो दोबारा से सोचने लगा कि वो अब क्या करे, वो अकेला उसकी मदद करने के लिए जाए या फिर जैसा उसने कहा कि वो रीऑर्गेनाइज करके वापस आएगा उस तरह करे। ये चीज उसे बहुत कंफ्यूज कर रही थी क्योंकि उसने सुबारू को वहां पर अकेला छोड़ दिया है और उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वेल, W फॉर द पीलियस। कमेंट में जरूर बताना कि पीलियस का कैरेक्टर तुम लोगों को कैसा लगा, क्योंकि पीलियस को पता है कि वो सुबारू से कमजोर तो है लेकिन फिर भी उसकी इतनी चिंता कर रहा है, तो W तो बनता ही है। और अब बात आती है चैट्स की। चैट सुबारू को इन टाइटन से अकेला लड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि इस ट्रायल में जितना भी उन लोगों ने आज तक देखा है तो बस इस कैजुअलिटीज को अवॉइड करने का था, मगर ये तो उन लोगों की ही मदद कर रहा है जो कि सिस्टम ने इसके लिए इस ट्रायल को अवॉइड करने के लिए बनाया था। मतलब कि रोल रिवर्स कर दिया है सुबारू ने। और बैटल शुरू करने से पहले सुबारू मन में यही बोल रहा था कि जितनी उसके साथ एबिलिटी है और जितनी उसकी स्ट्रेंथ है तो अब वो पीलियस और बाकी लोगों को बचा सकता है, तो वो क्यों ना बचाए। और बस अगले ही पल फाइट शुरू हो जाती है। अगेन दो टाइटन्स उसकी ओर बढ़ रहे थे, जिनमें से एक को वो पहले से ही मार डालता है और दूसरा उसके साथ जो आ रहा था तो उसको
को भी एक ही स्लैश के साथ मार डालता है। अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि टाइटन को पहले इसने गर्दन से मारा और अब नीचे से ही या वो उनके गोटे काट कर इसे मार रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो उस टाइम होल्ड बैक कर रहा था और अब ये होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक एक करके टाइटन्स को हराना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। बस प्रॉब्लम अगर कुछ बन सकती है तो वो है डीमन ब्लेड की पावर को यूज करना, और वो भी ज्यादा देर तक, जिसमें उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है क्योंकि वो अकेला है और दर्जनों में तो टाइटन्स है, इसलिए वो इन छोटे मोटे टाइटन्स को छोड़कर सीधा बॉस को ही टारगेट करने का प्लान बना लेता है। इससे वक्त भी बचेगा और डीमन ब्लेड की पावर उसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल करनी भी नहीं पड़ेगी। एक टाइटन के सिर को बीच से ही फाड़ता हुआ जब वो उसके शोल्डर को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए बॉस की लोकेशन को पिन पॉइंट करता है, तो नीचे उसको दर्जनों से भी ज्यादा अब टाइटन्स दिखने लगे। एक एक करके वो उनके चेहरों पर पैर रखे आगे बढ़ रहा था, जो कि देखकर चैट कहने लगी कि एक स्टेप इसका गलत गया तो ये भी मारा जाएगा। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर वो इसकी जगह होते तो वो इस बैटल ग्राउंड को कब का छोड़ के भाग चुका होता। अभी भी सुबारू को यही लग रहा था कि डीमन ब्लेड उसका स्टेमिना कुछ बहुत ही जल्दी ड्रेन कर रहा है, मतलब कि जो उसके साथ इक्विपमेंट्स हैं तो फिर भी वो ज्यादा उसके बैटल में उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अपनी लिमिट को हिट करने से पहले उसे बॉस तक पहुंचना होगा और उसे मारना होगा। और यूं ही वो ये कहता है तो उसे सामने खड़ा बॉस दिख जाता है, जो कि सुबारू की ओर देखकर बड़े ही क्रीपी अंदाज में हंस रहा था। मगर अब बॉस के साथ जब वो एक बहुत बड़ा सा बैट देखता है तो उसे देखकर सुबारू को ये तो समझ में आ गया कि अगर वो एक ही हिट में इस बॉस को नहीं हराएगा तो फिर यहाँ पर उसका पकौड़ा बन जाएगा। जब सुबारू उस बॉस टाइटन के करीब पहुंच जाता है तो वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी था, और सुबारू उसके करीब पहुंचने से पहले उसने एक प्लान तो बनाया था, लेकिन वो श्योर नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं, वो भी उस तरह जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हो। वो चुटकी बजाता है और उस थंडर आइटम की थंडर एबिलिटी को इस्तेमाल करता है। थंडर एबिलिटी के बाद हम टाइटन्स में कुछ अजीब सा बदलाव देखते हैं। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख दिया था क्योंकि उनको थंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब ये क्यों, तो आपको स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, ये आपको स्टोरी में आगे ही पता चलेगा कि आखिर थंडर टाइटन्स और उसके बॉस को इस तरह एक्ट करने पर मजबूर क्यों कर रही है। वो इतना ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि हमें ये भी सरप्राइज देखने को मिला कि टाइटन बॉस भी बात कर सकता है। वो सुबारू को बेरहम इंसान बुलाता है, जो कि उनसे तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब उनसे टाइटन बॉस का क्या मतलब था, ये भी एक स्पॉइलर है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। और बस उस बड़े टाइटन को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि सुबारू उसके ठीक ऊपर है। डीमन ब्लेड की फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए सुबारू उसके पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन में डीमन ब्लेड को घुसेड़ देता है और बाद में उसको थंडर का शॉक देकर उसका दिमाग वहीं पर ही फ्राई कर देता है। सिस्टम को देर नहीं लगती कि वो सुबारू को कांग्रेचुलेट करे क्योंकि उन्होंने टाइटन के बॉस को हरा दिया है। और जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया तो सिस्टम उसको लेवल 2 नहीं बल्कि स्टेज 5 की क्लियरेंस का नोटिफिकेशन दे रहा था, जिस पर अगेन चैट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होगी क्योंकि लेवल 2 पर होकर ये बंदा लेवल 4 और लेवल 5 के रिवॉर्ड्स ऑब्टेन कर रहा है। और सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं बल्कि उसके मॉन्स्टर भी लेवल 2 पर आ गए हैं। लोग अब यही बातें करने लगे कि इस बंदे की किस्मत अच्छी है या फिर खराब। इसका पता लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो इस बंदे के लिए खुश हो या फिर इसके लिए चिंतित हो। उसके चेहरे को देखकर चैट पर सभी लोग यही कहने लगे कि ये तो हीरो से ज्यादा विलन लगता है। और सुबारू भी चैट को पढ़कर अपने मन ही मन बोला कि अगर वो वाकई में एक मांगा का प्रोटैगनिस्ट होता तो ये बैटल एंड हो जाती, वो भी काफी हीरोइकली इस बैटल को एंड करता। अब धीरे धीरे करके जब उस थंडर एबिलिटी का इफेक्ट खत्म हो रहा था तो टाइटन होश में आ रहे थे। सुबारू दोबारा जब अपनी स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करने लगता है तो अब वो पावर वो यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है, जो कि फेस करके सिस्टम को वो गालियां देना शुरू कर देता है। और साथ में वो बोल पड़ता है कि ये वही सिस्टम है जिसको वो हमेशा नीचा दिखाता था कि इसका कोई भी ट्रायल सुबारू को बेबस नहीं कर सकता। मगर आज जब वो उसी सिस्टम के मैकेनिज्म से खुद को बेबस पा रहा है तो उसको बड़ा ही गुस्सा आता है। और सिर्फ बॉस को हराना यहाँ पर काम नहीं चलाता क्योंकि जब तक वो एक्चुअल ट्रायल को फिनिश नहीं कर देता तो ये मॉन्स्टर्स जो है ये यहाँ पर रिस्पॉन होते रहेंगे और विलेज को नुकसान पहुंचाएंगे। सुबारू धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा था। मगर अगर टाइटन की बात की जाए तो वो अब भी दर्जनों में थे और अब तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि उनका जो बॉस था तो वो इस इंसान के हाथों मारा गया। मगर खैर सुबारू को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, उसके पास अब भी एक ट्रम्प कार्ड है और वो है थंडर की एबिलिटी का यूज करना। वो सिर्फ एक बार ही कर चुका था और अब टोटल 2 बार ही रह चुका है। वो इसको अपने एडवांटेज के लिए ही इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूर कहीं जंगलों में आसागिरी शियू और रेना पर आता है। मतलब कि ये सीन टावर के बाहर का है जहां अब तक सुबारू की जो पुरानी टीम थी तो वो कियोजो से छुप रही थी और वो भी इस कैबिन में, जो कि पता नहीं जंगल के किस हिस्से में इन दोनों ने बनाया है। और यहाँ पर वो सुबारू के लौटने का वेट भी कर रहे हैं और साथ में कियोजो से छिप भी रहे हैं। बाद में हमने नोटिस किया कि रेना किसी की लाइव स्ट्रीम देख रही थी, वो भी अपने प्लेयर टैब पर। तो कैबिन के अंदर से शियू बाहर निकल कर आता है जो कि सीधा रेना की ओर बढ़ता है। करीब आकर शियू रेना से पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर अकेली बैठकर क्या देख रही है। हालांकि रेना का पूरा फोकस लाइव स्ट्रीम पर ही था, लेकिन वो शियू से कहती है कि मौसम अच्छा था और हवा तेजी से चल रही थी जो कि उसको पसंद है, इसलिए वो बाहर बैठकर बस एंजॉय कर रही है। और अगर शियू के पास कुछ और है कुछ करने के लिए तो वो रेना को बता सकता है क्योंकि जैसा उन दोनों की सिचुएशन है तो वो बस जस्ट इतना ही कर सकते हैं, वो भी बस मौसम का मजा उठाना। आसमान की ओर देखकर शियू बोलता है कि एक और साल भी गुजर गया। रेना हाँ में हाँ मिलाती हुई बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब तक 21 साल पूरे हो चुके हैं मगर सुबारू का कुछ भी अता पता नहीं है। शियू कहता है अब उसे भी लगने लगा है कि सुबारू लौट कर वापस नहीं
आने वाला, इसलिए ये जो इंतजार की घड़ी है तो इसको यहीं पर ही निपटा देते हैं और बस मूव ऑन कर लेंगे। मगर वो नोटिस करता है कि रेना का तो पूरा का पूरा फोकस लाइव स्ट्रीम पर है, आखिर वो ऐसा क्या देख रही है। तो शिव गुस्सा होता है और वो बोला कि वो कभी भी सीरियस नहीं होगी, चाहे शिव एक सीरियस टॉपिक पर बात ही क्यों ना कर रहा हो, और वो ऐसे देख क्या रही है जो कि इस सीरियस बातों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेना उसे दिखाने लगी कि ये अपेरेंटली एक नया नारुकामी सुबारू आया है जिसको रेना देख रही है। शिव जैसे ही सुबारू का नाम सुनता है तो उस बेचारा को तो कुछ होने लगता है। वो बार बार रेना से कहता है कि तुमने सुबारू कहाँ है वो। तो रेना शिव से कहती है कि इतना भुदकने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये वो सुबारू बिल्कुल भी नहीं है जिसका वो दोनों वेट कर रहे हैं। रेना मजीद नारुकामी सुबारू के बारे में उसे बताती है कि ये अभी अभी लाइव स्ट्रीमिंग के दुनिया में आया है और ये सेकंड फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर रहा है। एड्स को जब शिव देखता है तो उसमें बहुत सारे लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे, जैसे कि फ्लोर 2 पर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, और बस शिव निराश होने से ज्यादा और कुछ कर भी नहीं पा रहा। जो कि देख रेना शिव से कहने लगी कि तुम भी ये रियलाइज कर चुके हो ना कि अब अगर सुबारू जिंदा होते तो कियोजो अब तक जिंदा ना रहता और उसका खात्मा कब का हो चुका होता, और हम भी इस तरह कभी अकेले और छिपकर कियोजो से ना रहते। शिव उसके बातों को समझ नहीं पा रहा था, तो वो बोला कि रेना तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। तो रेना शिव से कहती है कि सुबारू मर चुका है, तुम्हें इस रियलिटी को कभी ना कभी तो फेस करना होगा और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मगर शिव अब तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि सुबारू मारा जा चुका है। रेना शिव को जितना भी समझाए, लेकिन शिव बिल्कुल जैसे लैला मजनू का इंतजार कर रही हो, बिल्कुल वैसे ही सुबारू का इंतजार कर रहा था। जो कि देख रेना अब शिव पर गुस्सा करने लगी और वो बोलती है कि कब तक शिव लैला और मजनू की तरह सुबारू के साथ खेलता रहेगा। अब उसे ये फेस कर लेना चाहिए कि वो इस तरह अंधेरों में चुप कर नहीं रह सकते। अब बस वक्त आ गया है कि शिव ये रियलाइज कर ले कि सुबारू वापस नहीं आने वाला। मगर यहाँ पर शिव उस पर एक अच्छा सा पॉइंट करता है कि अगर रेना पूरी तरह से मूव ऑन कर चुकी है और वो शिव से कहती है कि वो मूव ऑन कर ले, तो वो क्यों एक ऐसे बंदे की लाइव स्ट्रीम देख रही है जिसका नाम ही सिर्फ नारुकामी सुबारू है। वो इस तरह की चीजें क्यों देख रही है अगर वो शिव से कह रही है कि वो मूव ऑन कर ले। ये बात भी साफ साफ अंदेशा देती है कि रेना का भी सेम वही हाल है जो कि शिव का है। वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि सुबारू मारा जा चुका है। रेना को जब ये रियलाइज होने लगता है कि शिव ने काफी अच्छा पॉइंट करा है, तो वो कंफ्यूज होकर बोली कि वो बस अपना टाइम पास कर रही है और वो शिव की तरह ये बिल्कुल भी नहीं समझती कि सुबारू अब तक जिंदा है। बाद में वो दोनों लाइव स्ट्रीम पर कुछ नोटिस करने लगते हैं, वो भी सुबारू की लाइव स्ट्रीम पर, जिसे देखकर रेना भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और जब शिव की बारी आती है तो उस मंजर को देखकर उसे कुछ याद आने लगता है, जैसे कि वो एक ऐसी चीज को देख चुका है जो कि ओरिजिनल नारुकामी सुबारू हमेशा यूज करता था। और बस चेहरे पर क्यूरियोसिटी छाई हुई थी कि अब ये रियल है या फिर ये फेक। और जब सीन उन दोनों से कट कर सुबारू पर आता है तो अब हम उसी चीज को देखते हैं, जिसे देखकर शिव और रेना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब सिस्टम पर हम नोटिफिकेशन देखते हैं कि टाइटन बॉस को हराने पर सुबारू को थंडर एबिलिटी दी जाती है। और ये बिल्कुल उस आर्मर की एबिलिटी जैसा नहीं है, बल्कि ये वही थंडर एबिलिटी है जिसको ओरिजिनल नारुकामी सुबारू यूज करता था। सुबारू के हिसाब से ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जिस तरह वो अपने प्राइम में था, मगर फिर भी थंडर एबिलिटी को एक्वायर करना उसने आखिरकार कंप्लीट कर दिया। चैट्स पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि नारुकामी सुबारू के अलावा एक और बंदा ऐसा है जिसने थंडर एबिलिटी को एक्वायर्ड कर लिया है। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि ये बंदा इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेगा जिसने अभी अभी लाइव स्ट्रीम को शुरू किया है। वो लोग खुश होते हैं कि उन्होंने इस लाइव स्ट्रीम को देखा, वरना वो इस ऑसम सीन को कभी ना देख पाते। और जहां तक टाइटन्स की बात हो रही है तो वो तो सुबारू के बॉडी से बिजली को निकलता हुआ देखकर उनकी फट के हाथ में आ गई थी। और सिस्टम उससे कहता है कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, क्या वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो सुबारू अपने चैट से कहने लगता है कि अब भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं और इस स्टेज में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कंप्लीट करना रहता है। सुबारू खुद का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो अब तक होल्ड कर रहा है, और अब जबकि थंडर उसके हाथों लग चुका है तो उसके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। टाइटन्स को अपने सामने पाता हुआ देखने के बावजूद भी सुबारू की इतनी मजाल कि वो मेल बॉक्स को खोलकर उन सारे रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है जिसका उसे मिशन दिया गया था। वो सबका शुक्रिया अदा करता है, और अब अगर उसके क्रेडिट पॉइंट्स की बात की जाए तो वो 20,150 थे। और अब इतने सारे क्रेडिट पॉइंट्स का मिलना, वो ऐसे तो लाइव स्ट्रीम को एंड नहीं कर सकता। तो वो उन लोगों से कहता है कि अब वो एक ऐसा शो विटनेस करेंगे जो कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। और सिस्टम को ना कहकर वो दोबारा से ट्रायल को रिज्यूम करने लगा, और डीमन ब्लेड की पावर को रिलीज करता हुआ वो उन टाइटन्स से कहता है कि बहुत देर तक तुम लोगों ने मजे कर लिए हैं और अब तुम्हें पता चलेगा कि मरना कैसे होता है। तुम लोग अब तक खतरा थे तो तुम लोगों को मजा आ रहा था, और अब मैं तुम लोगों के लिए खतरा हूँ, तो अब देखेंगे कि तुम लोगों को मजा आता है या नहीं। थंडर एबिलिटी के मिलने के बाद सुबारू की जो एबिलिटी थी जो कि एज ऑफ ग्रीड, वो भी लेवल 3 तक पहुंच गई थी। इस वजह से तो वो दोबारा से अब उसको यूज कर पा रहा है, और अब तो एक हाथ में डीमन ब्लेड होगी और दूसरे हाथ में थंडर होगी। अब वो देखना चाहेगा कि वो इस बॉडी की लिमिट को हिट कर सकता है या नहीं, और वो इस बॉडी की ये लिमिट भी चेक करना चाहता है कि वो अभी के लिए कितनी लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। अगले ही टाइटन से रहा नहीं गया और उन्होंने सुबारू पर हमला कर दिया। टाइटन्स को करीब आता हुआ देखकर सुबारू कहता है कि चलो ठीक है और अब शुरू करते हैं, जैसे कि हम पुराने दिनों में करते आ रहे थे, बिल्कुल रॉ पावर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन का मुकाबला करना। सामने की ओर उसने जैसे ही स्लैश लगाई तो वो टाइटन्स जो कि उसकी ओर बढ़ रहे थे और वो जो कि पीछे खड़े थे, तो वो बिल्कुल सब्जियों की तरह उसे बीच में से काट देता है, और भालू एक ही वार के साथ वो उन सब दर्जनों में टाइटन्स को मार गिराता है। ये देखकर चैट के तो पसीने छूट रहे थे कि ये आखिर किस बला को वो देख रहे हैं। और हमारा सुबारू वो अपने दिल ही दिल बोलने लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही अपनी लिमिट को पुश कर दिया, वो भी उतने लेवल तक जिसमें वो खुद
को बड़ी ही मुश्किलों से होल्ड कर रहा है और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर जाएगा। अभी के लिए उसको पता नहीं कि उसका क्या होगा, लेकिन आगे के लिए वो इस तरह बिल्कुल भी दोबारा नहीं दोहराएगा। वो पावर का तो यूज करेगा लेकिन उतना भी नहीं कि वो बेहोश हो जाएगा। मगर सुबारू की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पीछे से पीलियस और फेल्कन के साथ बाकी लोग आ जाते हैं। पीलियस जब सुबारू को देखता है तो वो उसकी ओर भागने लगा और वो उससे बोलता है कि मेरा रखवाला यहाँ पर अकेला क्यों खड़ा है। वक्त को ना जाया करते हुए पीलियस जल्दी से जल्दी सुबारू को वापस ले जाने के लिए आ गया। और अगर सुबारू की बात की जाए तो वो पीलियस की आवाज को सुनकर कहता है कि ये बेवकूफ कभी भी नहीं सुधरेगा, मगर थैंक यू, तुम सही मौके पर आए हो। और ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जिसके बाद अगला सीन यूका, हारू और मैनेजर जॉन पर आता है। मैनेजर जॉन और हारू यूका की ओर देखकर काफी सीरियस थे और यूका जो कि प्लेयर टैब को देख रही थी और उसने अपना सिर पकड़ा हुआ था तो वो कुछ भी नहीं कह रही थी। हारू मैनेजर जॉन से बोलता है क्या ये सच में इतना बड़ा मसला है क्या? तो मैनेजर जॉन बोलता है कि तुम उस बंदे से पूछ रहे हो जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन अब तक वो औरतों के दिल को समझ नहीं पाया और न ही उसके दिमाग को कि वो कैसे काम करते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे कोवर्कर को क्या हो रहा है। अभी तक तुम लोग नहीं समझे होंगे ना, तो चलो यूका को देखकर ही तुम लोगों को समझ में आ जाएगी। यूका ने जो अपना सिर पकड़ा हुआ था तो वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो परेशान थी, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसने नारुकामी सुबारू की इतनी कमाल की परफॉर्मेंस को देखकर उस पर बहुत बड़ा क्रश आ चुका था, जिस वजह से उसका हार्ट बहुत ही तेजी से धड़क रहा था और वो प्यार में पागल हो गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यूका इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि उसने जो कमेंट करा था तो उसमें ज्यादा इमोजीज उसने नहीं डाले, तो क्या वो उसने ठीक करा? तो अब यूका की ये हालत देखकर जॉन और हारू जो कि सीरियस होकर उसे देख रहे थे, तो वो दरअसल मसला ये था। हारू यूका से कहता है कि अब तुम्हारे बबल को मैं फोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अब तक तुम उसे रिक्रूट करना चाहती थी और बात बिजनेस तक थी। मगर हारू ने यह कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यूका एक बंदे के प्यार में पागल हो जाएगी। और मैनेजर जॉन भी यूका से कहता है कि अब तक तुम कह रही थी कि तुम्हें उस बंदे का मैनेजर बनना है, मगर तुम मैनेजर क्या ही बन पाओगी कि तुम्हें अपने क्लाइंट पर ही क्रश आ चुका है और वो भी बड़ा गंदा वाला। यूका दोनों पर गुस्सा करने लगती है और वो बोली कि तुम कभी भी औरत की फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे और मैं एक डिवोटेड फैन हूँ, तुम लोगों को अच्छे से पता है। नारुकामी सुबारू की जब भी बात आती है तो मुझे कुछ होने लगता है, तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, ये मेरे लिए नॉर्मल है। और इसके अलावा यूका ये बात भी पॉइंट करती है कि उसने मैनेजर जॉन के साथ जो भी शर्त लगाई थी तो उसमें सबसे पहले यूका को पता था कि ये वाला सुबारू थंडर को जरूर एक्वायर्ड करेगा, जो कि सच भी निकला। लेकिन जहाँ तक हारू की बात हो रही है तो वो तो इस बात को सुनकर कहने लगा कि चलो शुक्र है कि हमारी सैलरीज को काटा नहीं जा रहा। मैनेजर जॉन भी यूका की बात से सहमत होते हैं और वो बोले तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई ऐसी एबिलिटी नहीं जिसको हर कोई एक्वायर्ड कर सकता है और ना ही उसे सीख सकता है। तो अब की बार जब भी बात नारुकामी सुबारू की आएगी तो मैं जरूर उसे सीरियस लूंगा और मेरी नजर तुम्हारे इस क्लाइंट पर रहेगी, क्योंकि ये आगे जाकर हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल निकले। इसी कन्वर्सेशन के बीच हारू कहता है कि मैनेजर हमने जो ईमेल सुबारू को भेजा था तो वो उसने रीड कर लिया है, लेकिन बुरी खबर है कि उसने सिर्फ रीड करके उसे छोड़ दिया, जो कि देख यूका के पूरे एक्सप्रेशन से ही बदल जाते हैं। वो जो अब तक खुश थी तो वो खड़े खड़े वहीं पर ही मर जाती है, जो कि देख हारू और मैनेजर जॉन कहते हैं कि अब वो यूका वो वाली यूका नहीं रही। इस बंदी की मैनेजर बनने के बाद पता नहीं इसमें क्या क्या बदलाव उन दोनों को देखने को मिलेंगे, मगर चाहे जो भी हो लेकिन अच्छे वाले हो, न कि इस तरह खड़े रहकर मरने वाले। जिसके बाद अगले सीन में हम अजूरे कंपनी के एक और स्ट्रीमर से मिलते हैं जिसका नाम होकाई होता है और ये बंदा अजूरे कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, जो कि यहाँ तक मैनेजर जॉन के साथ भी मीटिंग्स को डिस्कस करता है और साथ में लोगों को भी वो कंपनी को और कितना अच्छे से बेटर बना सकते हैं। तो आज वो लाइव आया था क्योंकि उसकी पब्लिक ने रिक्वेस्ट किया था कि एक नया नारुकामी सुबारू आया है और उसकी लाइव स्ट्रीम को वो देखे और एनालाइज करे कि ये बंदा वाकई में एक रियल डील है भी या नहीं। तो इससे पहले होकाई उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देता, तो चलो इस होकाई के बारे में जानते हैं कि इसका नाम होकाई क्यों है। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि होकाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, वो भी अजूरे कंपनी में। तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा तेज है, इतना तेज कि ये बंदा फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, वो भी एक स्ट्रीमर का। तो आज का जो इनको टॉपिक दिया गया है तो वो भी उसी रिलेटेड से है कि ये नया नारुकामी सुबारू आगे कितना जा सकता है। इससे पहले उसकी एक प्रेडिक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कियोजो की कंपनी ब्लू जोन, जब कोई बंदा उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो पहले से ही होकाई को पता होता है, क्योंकि जब भी एक बंदा ट्रेंडिंग पर चलता है तो होकाई उसे एनालाइज करके उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता है कि ये ब्लू जोन में जा पाएगा या नहीं। तो इस तरह बहुत सारे रिव्यूज थे जो कि होकाई ने दिए थे और वो बिल्कुल एक्यूरेट निकले, वो भी 100%, 1% भी उसकी एक्यूरेसी गलत नहीं जाती। और साथ में एक वक्त में उसने कियोजो को भी रिव्यू किया था जिसमें उसने बताया था कि कियोजो जैसा है वैसा ही रहेगा, और इस बात को टोटल 12 साल हो चुके हैं कि कियोजो जैसा है वैसा ही है। क्योंकि अगर कोई आगे के फ्लोर्स को एक्सप्लोर कर सकता है तो वो ओल्ड नारुकामी सुबारू ही होगा या फिर उसके जैसा एक और बंदा, क्योंकि कियोजो की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा बेटर है, लेकिन उतनी भी बेटर नहीं कि नारुकामी सुबारू जैसी हो और वो फ्लोर्स को क्लियर करे। और आज का दिन भी
भी बिल्कुल अलग नहीं, क्योंकि न्यू जनरेशन के स्ट्रीमर में एक और ऐसा स्ट्रीमर आया है जो कि नारुकामी सुबारू को रिजेंबल करता है। इतना रिजेंबल और इतना पावरफुल कि लोगों ने होकाई को मेल कर करके थक चुके थे कि वो इस बंदे को रिव्यू करें कि क्या ये आगे जाकर कियोजो की जगह लेगा, या ये पुराने नारुकामी सुबारू को सरपास कर पाएगा या नहीं। अपनी स्ट्रीम को शुरू करता हुआ होकाई कहता है कि यही बंदा तुम लोग मुझे बता रहे थे ना, तो हाँ भाई आज हम इसको रिव्यू करेंगे, वो भी तुम लोगों के कहने पर, क्योंकि न्यू जनरेशन में एक नया बंदा आया है जो कि धमाके मचा रहा है और हम उसे रिव्यू ना करें तो मेरा नाम होकाई है, तो ये तो मैं अपने नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो गया। जब वो उसकी की हुई लाइफ को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और वो बोलता है कि जैसा पब्लिक इसे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही है तो ये बंदा वाकई में डिजर्विंग है। एट पर भी सभी लोग पागल हो रहे थे कि होकाई भी इस बंदे की तारीफ कर रहा है। वो उसकी हर एक बैटल को देखता है और आखिरी बैटल को भी देखता है जो कि टाइटन्स के साथ थी, जिसमें वो इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा, क्योंकि सुबारू की स्वॉर्डमैनशिप जो थी वो इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी कि वो खुद भी इस तरह नहीं कर सकता। और बाद में उस मंजर को देख करके एक ही स्लैश के साथ उसने दर्जनों में टाइटन्स को बीच में से काट दिया। वो इस चीज को समझाने लगा, मगर उसके समझाने का तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि चैट में लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। होकाई अपने मन ही मन कहने लगा कि ये मॉन्स्टर कहां से टपक पड़ा। पर डिटेल देना भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे व्यूवर्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मगर होकाई अपनी स्ट्रीम को एंड करने से पहले उन लोगों से ये कहता है कि इस बंदे पर उसकी नजर रहेगी और आज के लिए होकाई जा रहा है। अगर वो अपने व्यूवर्स को कंफ्यूज नहीं देखना चाहता, इसलिए वो एक लाइन जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैला सकता है, लेकिन वो कहेगा कि अगर इस बंदे की पावर की कंसंट्रेशन लेवल की बात की जाए तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है कि हमें एक ऐसा नारुकामी सुबारू देखने को मिलेगा जो कि हमारे ओल्ड लेजेंड को भी सरपास कर देगा।